सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एम्बुलेंस दिखाई गई क्योंकि एक लड़की को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर आया जा रहा है क्योंकि उसके पैर पर चोट आई है स्कूल में एक दूसरी लड़की से लड़ने की वजह से। इसलिए वो चिल्ला रही होती है कि मुझे जाने दो, मुझे अभी अपना बदला लेना है, लेकिन नर्स उसे जाने नहीं दे रही थी। तो वही अब हम ड्रामा के मेन कैरेक्टर यानी जिंगहाओ को देखते हैं जो कि एक सर्जन है। वो उस लड़की के पास आया और उसे समझाने लगा कि पहले तुम्हें अपना इलाज करा लेना चाहिए, मगर वो लड़की मान नहीं रही थी। तो तब जिंगहाओ बोला कि अगर तुम ऐसी कंडीशन में वापस गई और अगर बाई चांस फिर से गिर गई और पैर पर और गहरी चोट आ गई तो इससे तुम्हारी ही इंसल्ट होगी और सब तुम पर हंसेंगे। तो तब जाकर वो लड़की शांत होती है। जिंगहाओ अब थोड़ी आगे आया तो उसकी सिस्टर जिसका नाम यिमी है वो जिंगहाओ को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही थी, पर जब जिंगहाओ माना नहीं तो तब यिमी बोली कि तुम आज भी अपनी उस क्लासमेट को भुला नहीं पाए हो ना, जिसका नाम हानफे था, इसलिए ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाते हो, जबकि उस बात को पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो तब जिंगहाओ अपनी बड़ी बहन को समझाता है कि दीदी मुझे किसी की याद नहीं आती, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे अकेले रहने दो। और जब कॉल कट करके उसी स्टूडेंट के पास आया तो वो स्टूडेंट अब भी नाराज थी कि तुम लोगों ने मुझे बदला लेने जाने नहीं दिया था। और जब यहाँ वो कुछ ऐसी बातें बोलती है जो कभी जिंगहाओ की क्रश यानी हानफी बोला करती थी, इसलिए जिंगहाओ कहता है कि तुमने मुझे पुराने दिन याद करा दिए। और फिर तभी यहाँ से चला गया एंड लिफ्ट में आकर अपनी क्रश को याद करने लगा कि कैसे मैंने उसे पहली बार देखा था। अब स्टोरी को हम 10 साल पीछे से देखते हैं जहाँ हमें ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम है हानफे। हानफे कुछ रीजंस की वजह से दूसरे स्कूल से जिंगहाओ के स्कूल में ट्रांसफर हुई है। जब वो टीचर के साथ क्लास में आती है एंड टीचर हानफे से इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलते हैं तो तब वो सबसे बस इतना ही कहती है कि मेरा नाम हानफे है, मुझे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं, इसलिए सब मुझसे दूर रहना, अदरवाइज जब मैं मारती हूँ तो बहुत दुखता है। तो ये सुनकर सभी हैरान हुए और शोर करने लगे कि वाव ये कितनी कूल है, एकदम डेंजरस। फिर जब हानफे अपनी सीट पर जाने लगी तो तब उसे जाते हुए देखकर जिंगहाओ बोला कि मैं हानफी को देखकर ही समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि सबसे एकदम अलग है। और वैसे भी मैं कौन सा नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, यानी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बॉय हूँ। कि तभी एक बुली बॉय उसके ऊपर कुछ फेंक के मारता है जिसका नाम है टाओ, जो रोज जिंगहाओ से अपने काम कराता है। फिर दिखाया गया कि जिंगहाओ कैसे बुरी तरह डरता हुआ यहाँ से भागता जा रहा है पूरी भीड़ को चीरते हुए, क्योंकि उसे टाओ का सामान 5 मिनट के अंदर लाकर देना था, वरना टाओ जिंगहाओ की चटनी बना देता। जिंगहाओ बताता है कि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैं पैदा ही इन तीनों से बुली होने के लिए हुआ हूँ, क्योंकि मुझे चैन से जीने नहीं देते। पर हाँ, एक फायदा था कि रोज इन तीनों का होमवर्क करने की वजह से मेरी स्टडी अच्छे से हो जाती थी, लेकिन तब भी इन तीनों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। ये मुझे बात बात पर मारते थे और मेरे पैसे भी हमेशा मुझसे छीन लेते थे। मेरा दोस्त ये सब छुप कर देखता था पर कभी मेरी हेल्प कराने नहीं आता था। ये लोग मुझे फ्री की दर्द भरी मसाज भी देते थे, ये देखने के लिए कि इंसान का कौन सा पार्ट ज्यादा मोड़ने पर और ज्यादा दुखता है, ताकि फाइट में ये चीज जानकर उन्हें हेल्प मिल सके। यानी मुझे इन सब ने रोज इतना परेशान कर दिया कि लास्ट में मैंने खुद को फ्री करने के लिए सुसाइड करने का डिसाइड करा। मैंने सुसाइड नोट लिख दिया और अब मैं सुसाइड करने के लिए रेडी था। वैसे तो ऊंचाई से मेरी जान निकलती है पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैं और ज्यादा बुली होकर जी नहीं सकता हूँ। गॉड प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। और जब जैसे कूदने ही वाला था कि तभी कोई उसके सुसाइड नोट को रीड करने लगा, जो सुनकर वो बुरी तरह शॉक रह जाता है कि कौन है। फिर जब देखता है कि ये तो मेरी क्रश हानफे है, इसलिए उसको देखते हुए कहने लगा कि ये लड़की मुझे एंजल की तरह इतनी प्यारी लगती थी कि इसे देखकर मैं ये तक भूल गया कि मुझे ऊपर से नीचे जंप मारनी है। हानफे लेटर रीड करती है जिसमें जिंगहाओ ने ये सब बातें लिख रखी है कि मेरे मरने के बाद मेरा फ्यूनरल मत करना, ना ही मुझे समाधि देना, बस मेरे ऑर्गन्स जरूरतमंद लोगों को डोनेट कर देना, मेरी बुक्स और सीडीज को भी चैरिटी में डोनेट कर देना, और जब मेरी डेथ की न्यूज़ टीवी में दिखाया जाए तो मेरी अच्छी वाली फोटो मीडिया वालों को देना, साथ ही मेरे नाम को भी अमर करा देना, और भी पता नहीं क्या क्या। जिंगहाओ काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है, इसलिए जब हानफे से लेटर छीनने आने लगा कि तभी काफी बुरी तरह वो नीचे गिर गया एंड उससे अपनी पुरानी चोटों पर इतनी बुरी चोट आई कि वो उठने तक की हिम्मत नहीं कर पाता है, इसलिए तभी बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। हानफे कहती है कि मुझे पता है कि तुम उठे हुए हो, अब सोचो कि अगर एक चेयर से गिरने पर तुम्हारा ये हाल है, अगर तुम 3rd फ्लोर से कूद जाते
तो तुम्हारी शरीर की सब हड्डियां टूट जाती। और फिर जिनहाओ को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने लगी कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। जिनहाओ मरने से पहले हानफी के लिए मिल्क बॉटल छोड़कर जा रहा था, तो वो उस बॉटल को जिनहाओ को ही दे देती है और समझाती है कि जिंदगी में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना रिग्रेट रह जाता है। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब जिनहाओ हानफी के काफ़ी समझाने पर सुसाइड करना कैंसिल कर देता है और अब उसकी लाइफ फिर से पहले की तरह चलने लगी थी, यानी रोज़ बुली बॉयज़ का होमवर्क करना। जिनहाओ बताता है कि मैंने कुछ दिन तो सरवाइव करा, लेकिन अब मेरे कपड़े उतार दिए गए थे, मुझे पूरे स्कूल के सामने भगाया जा रहा था, सब लोग मेरे ऊपर बुरी तरह हंस रहे थे, मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा नर्क बन चुकी थी सिर्फ टाओ और उसके दोनों चमचों की वजह से। इसलिए मैंने एक बार फिर सुसाइड करने का डिसाइड कर लिया था, पर ऊंचाई देख देख कर मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं तब भी आंख बंद करके मरने के लिए रेडी था। तो तब हानफे एक बार फिर मुझे आवाज़ देती है, क्योंकि वो वहीं थी और फिर मुझे ध्यान से देखने लगी। मैं खुद को छुपा रहा था, तो वो बोलती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर से नीचे एकदम क्लियरली देख चुकी हूँ। फिर समझाती है कि आखिर तुम उन लड़कों का सामना क्यों नहीं करते हो, हमेशा सुसाइड करने की सोचते रहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन लड़कों को सबक सिखाना मरने से ज़्यादा बेटर है? अगर तुम हिम्मत करो तो तुम भी उन्हें पलटकर पंच मार सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा बस सबसे डर कर रहना है, डरपोक की तरह हमेशा चुपचाप सब कुछ सहना है। जिंगहाओ पहले तो सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, लेकिन फिर अपनी भड़ास निकालते हुए कहने लगा कि तुम जो मुझे डरपोक बोल रही हो, तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? यानी क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो 3 हैं और मैं एक अकेला? मेरा सारा टाइम दिन में 3 बार उनके लिए ब्रेड्स लाने में चला जाता है। स्टोर वाली भी हैंडसम लड़कों को डिस्काउंट दे देती है, लेकिन कभी मेरी शक्ल देखकर मुझे डिस्काउंट नहीं देती। फिर अगर मैं ब्रेड लाने में 1 मिनट भी लेट होता हूँ तो वो तीनों मुझे डॉग की तरह मारते हैं, अपना होमवर्क भी मुझसे कराते हैं और मेरे पैसे भी छीन लेते हैं, मेरे ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और भी पता नहीं क्या क्या। यानी उन तीनों ने सच में मेरी ज़िंदगी नर्क बना रखी है, मुझे अपना सर्वेंट बनाकर। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं पलट कर वार करूं, जबकि स्कूल में कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता, सब मेरे ऊपर बस हंसते हैं। मेरी मॉम रोज़ शाम में मुझसे मेरी चोटों को देखकर पूछती हैं कि ये सब कैसे लगी, पर मैं उनसे हमेशा झूठ बोल देता हूँ कि बास्केटबॉल से लगी हैं, क्योंकि मैं अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए तुम सोचो कि मैं कैसे जी रहा हूँ, जहाँ मैं अपना दुख भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ऐसे कैसे मेरे माइंड में सुसाइड का ख्याल नहीं आए? अब सिर्फ एक सुसाइड ही है जो मुझे इस नर्क वाली ज़िंदगी से छुटकारा दिला सकती है। तो तब हानफे जिंगहाओ की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बोलती है कि पता नहीं क्यों तुम्हारी भड़ास सुनकर मुझे अच्छा फील हो रहा है। और फिर नीचे उतरकर जिंगहाओ के पास आने लगी। जिंगहाओ नर्वस होने लगता है, तो तब हानफे उससे कहती है कि चलो आज से मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अब मैं तुम्हारी इंसल्ट का बदला लूंगी उस बुली बॉय टाओ से। तो ये सुनकर जिंगहाओ हैरान होने लगा। सीन कट होता है और अब हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ टाओ अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है, तो वहीं हानफी गुस्से से स्लो मोशन में उसके पास आने लगी। यहाँ वो चलते टाइम गलती से एक लड़की की आइसक्रीम भी नीचे गिरा देती है। टाओ जब हानफी को देखता है तो बोला कि अरे तुम तो वही न्यू स्टूडेंट हो ना, तुम पर तो मेरा पहली नज़र में दिल आ चुका है। तो तब हानफे ने रिप्लाई दिया कि और मैं यहाँ तुम्हें अपना दिल ही तो देने आई हूँ। टाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या सच में, यानी तुम मुझ जैसे हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? हानफे टाओ से आइस क्लोज करने का बोलने लगी, जो कि वो क्लोज कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा है कि अब हानफे उसे किस करेगी। लेकिन हानफे के इरादे टाओ के साथ कुछ और करने के थे, इसलिए वो सभी के सामने टाओ की पैंट उतार देती है, जो देखकर सभी लोग बुरी तरह टाओ पर हंसने लगे और जोर जोर से टाओ का मजाक बनाने लग जाते हैं। टाओ काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसके दोस्तों ने जल्दी जल्दी उसकी पैंट ऊपर कराई एंड वो सभी इन दोनों को पकड़ने के लिए भागे। तो वहीं जिंगहाओ भी ये सब देखकर हंस रहा था, लेकिन हानफे उसका हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ लेकर भागने लगती है एंड ये सब करके वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जिसको देखते हुए जिंगहाओ बोला कि मुझे हानफी ने ही सिखाया कि जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती, बल्कि खूबसूरत भी बनाई जा सकती है। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि जिंगहाओ खुशी से हानफी के पास आता है, क्योंकि दोनों सेम बस स्टॉप से स्कूल जाते हैं। एक्चुअली वो हानफी को एज ए थैंक्स गिफ्ट देना चाहता है, पर जब नोटिस करता है कि हानफी ठीक मूड में नहीं, तो तब जिंगहाओ की उसको गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि जिंगहाओ को ये भी लगने लगा कि मैं अगली हूँ, इसलिए हानफे जैसी स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की शायद मुझे कभी अपना दोस्त नहीं बनाए।
अब हमें दिखाया जाता है कि हानफी जब स्कूल में क्लीनिंग कर रही होती है तो तब टाओ जिंग हाओ को पकड़ के लाता है एंड हानफी के ऊपर वाटर बैलून मारने के लिए फोर्स करने लगता है। जिंग हाओ को मजबूरन ऐसा करना पड़ा, जिस वजह से बैलून काफी जोर से हानफी के लगा एंड वो भीग जाती है। फिर जब ऊपर देखती है तो उससे टाओ बोला कि ये लड़का मेरा मोहरा है, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें इसके अंदर मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत ला सकती हो। हानफी गुस्से से यहाँ से जाने लगी तो तब जिंग हाओ जल्दी से भागता हुआ हानफी के पास आया और माफ़ी मांगता है, लेकिन हानफी उस टाइम बस एक वर्ड बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई। तो तब जिंग हाओ को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ। जिंग हाओ बताता है कि ये लास्ट टाइम था जब मैंने हानफी को स्कूल में देखा था, यानी इस दिन के बाद वो फिर कभी स्कूल वापस नहीं आई थी। काफ़ी दिन बीत चुके थे और फाइनल एग्ज़ाम भी आ चुके थे, जो जब मैं देने जा रहा था तो मैंने आखिरी बार हानफी को रोड पर चलते हुए देखा था। मैंने हानफी को आवाज़ दी तो वो बोली कि क्या तुम प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हो। जिंग हाओ परेशान होकर पूछता है कि क्यों, क्या तुम बीमार हो। तो तब वो कहती है कि नहीं, मुझे बस वहाँ जाना है। जिंग हाओ हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान गया, लेकिन तभी ड्राइवर बोले कि तुम एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहे हो। तो तब हानफी को याद आता है कि अरे हाँ, आज फाइनल एग्जाम है, इसलिए वो जबरदस्ती जिंग हाओ को एग्जाम देने के लिए भेज देती है एंड खुद रोते हुए जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगी। जो सब देखकर जिंग हाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था। अब इस बात को पूरे 3 दिन बीत चुके थे एंड हानफी आज भी स्कूल नहीं आई थी कि तभी एक लड़की सभी को आकर बताती है कि हानफी की डेथ हो चुकी है। तो ये सुनकर सभी लोग बुरी तरह शॉक रह गए कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या ये बात सच है। तो वहीं जिंग हाओ भी इस बात को सुनकर फ्रीज हो चुका था। वो लड़की बताती है कि ये बात एकदम सच है, क्योंकि मैंने ये सब बातें टीचर ऑफिस से सुनी है, जहां हमारे क्लास टीचर भी हानफी की डेथ का सुनकर काफी ज्यादा रो रहे हैं। तो तब जिंग हाओ, जो कि हानफी की डेथ का सुनकर सदमे में जा चुका था, वो गुस्से से पेन कॉपी पर चलाने लगा और बहुत ही ज्यादा रोया, ये कहते हुए कि जो लड़की मुझे सुसाइड करने से रोकती थी और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहती थी, आज वही जिंदा नहीं रही। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। और बस जिंग हाओ हानफी के बारे में सोच सोच कर काफी ज्यादा रोता जाता है, क्योंकि वाकई उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस लड़की को उसने वन साइडेड लव करा वो अब मर चुकी है। जिंग हाओ बताता है कि हानफी के जाने के बाद वापस से मेरी जिंदगी पहले जैसी बन गई थी, पर मैंने हार नहीं मानी, यानी खुद को जिंदा रखा, क्योंकि मुझसे हानफी ने कहा था कि मुझे कभी खुद को मारना नहीं है। सीन कट होता है एंड स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां अब हम जिंग हाओ को उसके फ्रेंड फैंग के साथ देखते हैं, जो कि जिंग हाओ से पूछ रहा है कि तुम स्कूल रियूनियन पार्टी में चलोगे ना। जिंग हाओ साफ मना कर देता है। तो तब फैंग कहने लगा कि अच्छा, तुम हानफे की वजह से नहीं जा रहे हो, है ना, यानी अगर वो होती तो तुम पक्का चलते। तो तब जिंग हाओ फैन को देखते हुए कहने लगा कि वैसे मेरी स्कूल लाइफ के बुरे दिन इसी की वजह से शुरू हुए थे। फिर अब पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जब फैन बार बार जिंग हाओ को परेशान करके उससे उसका होमवर्क मांग रहा था कॉपी करने के लिए, तो तब पहले तो जिंग हाओ मना कर रहा होता है, लेकिन जब फैन माना ही नहीं तो तब जिंग हाओ अपनी कॉपी फैन को फेंक कर देने लगा, लेकिन वो कॉपी उड़ते हुए डायरेक्ट टाओ के जा लगी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ था। और बस फिर उस दिन के बाद से टाओ ने जिंग हाओ को बुली करना शुरू कर दिया था। बाद में फैन जिंग हाओ को सॉरी करने आया, लेकिन कह रहा है कि पर अब प्लीज तुम मेरे साथ मत रहना, क्योंकि अगर टाओ को पता चल गया कि हम दोनों दोस्त हैं तो वो मुझे भी बुली करने लगेगा, बाकी दिल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तब जिंग हाओ फैन पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन फैन बस यही कहता जा रहा था कि मेरे पास मत आओ, वरना टाओ हम दोनों को साथ में देख लेगा। तो तब जिंग हाओ स्कूल टाइम में फैन से दूर ही रहा करता था। वेल प्रेजेंट में फैंग बोला कि क्या तुम अब भी मुझसे पुरानी बातों को याद करके गुस्सा हो, पर देखो मैंने दोस्ती तो निभाई है तुम्हारी टाइगर जैसी बहन से शादी करके, जिसका मैं ख्याल भी रखता हूँ। तो तब जिंग हाओ बोला कि हाँ ये बात तो सच है कि इसने मेरी बहन को पटाकर उससे शादी कर ली थी। फिर जिंग हाओ और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, और जब काफी ज्यादा ड्रंक हो गया तो कहता है कि पता नहीं वो कौन सा सॉन्ग होगा जो मेरी हानफी सुना करती थी, मैं भी उस सॉन्ग को सुनना चाहता हूँ। कहते भी जिंग हाओ की बहन यानी जीसू भी यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जिंग हाओ भाग रहा था, लेकिन जीसू उसे रोकती है और फिर से यही सब लेक्चर देने लगती है कि तुम कब तक सिंगल रहोगे, मैंने कितनी बार कहा है कि ब्लाइंड डेट पर चले जाओ, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं। जिंग हाओ साफ मना कर देता है कि मेरे दिल में आज भी हानफी को नहीं बचाने का रिग्रेट है, इसलिए मैं उस रिग्रेट से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने उससे कहा था कि मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, पर उसने मुझे एग्जाम के लिए भेज दिया था। काश मैंने उस दिन हानफी को जबरदस्ती कार में बिठा लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती।
जीसू और फैन दोनों उदासी से जिंगहाओ की बातों को सुन रहे होते हैं कि पूरे 10 साल हो गए लेकिन ये अब भी हानफी को भुला नहीं पाया है। इसलिए फैन कहता है कि वैसे सिंगल रहना इतना भी बुरा नहीं होता, यानी हम सिंगल होकर आज़ादी से ज़िंदगी जी पाते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। तो तब जीसू कहती है कि क्या मैंने तुम्हें जेल में कैद कर रखा है जो तुम मेरे भाई के सामने ये सब बकवास कर रहे हो। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, इसलिए जिंगहाओ चुपचाप यहाँ से उठकर जाने लगा कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, तुम दोनों लड़ते रहो। और फिर तभी यहाँ से चला गया और एक बार में आया और यहाँ आकर बैठ जाता है। बार ओनर बताते हैं कि ये बार बंद हो चुका है क्योंकि मैंने रिटायरमेंट ले ली है। तो तब जिंगहाओ कहता है कि अच्छी बात है, चलो आखिरी बार साथ में पीते हैं। बार ओनर मान गया, लेकिन साथ ही बता भी रहा होता है कि काश मेरी बेटी मेरे साथ होती तो आज मैं भी खुशी से जी रहा होता, मेरा भी कोई ध्यान रखने वाला होता। और फिर तभी दिखाया गया कि उनके पास हानफी की फ़ोटो है। इसका मतलब ये हानफी के फादर हैं, लेकिन इस बारे में जिंगहाओ को पता नहीं है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं कि तभी अचानक लाइट चली गई, जिस वजह से जब हानफी के फादर लाइट ऑन करने लगे तो तब जिंगहाओ एक बॉक्स से टकराया, जिसे जब वो ऊपर उठा के रखता है तो उसकी नज़र एक डायरी पर गई जिस पर हानफी का नाम लिखा है। तो ये देखकर वो शॉक रह गया कि क्या ये हानफी की डायरी है। और फिर तभी डायरी को रीड करने लगता है, जिसमें हानफी ने यही सब बातें लिखी हुई थी कि प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, मैं बहुत अकेली हूँ। जिंगहाओ शॉक रह गया ये सब देखकर कि तभी वहाँ रखा हुआ एक बहुत ही पुराना रेडियो ऑन हो जाता है, जिसके अंदर से आवाज़ आई कि क्या तुम 10 साल पुराना फेमस सॉन्ग सुनना चाहते हो, जिसे सुनते ही आप 10 साल पीछे चले जाओगे। क्या आप 10 साल पीछे जाना पसंद करोगे। जिंगहाओ कहता है कि हाँ। तो अब जैसी सॉन्ग प्ले हुआ कि तभी जिंगहाओ को हानफी नज़र आने लगी जो कि कहीं जा रही है। इसलिए जिंगहाओ जल्दी से बाहर आ जाता है और हानफी को सब जगह ढूंढने लगा। हानफी उसे फिर से नज़र आई, जिसका वो पीछे करने लग जाता है एंड उसके हाथ में हानफी की डायरी भी है जिसे वो बाहर से ले आया है। एक्चुअली जिंगहाओ हैरान है कि आखिर इतने साल बाद मैं हानफी को देख कैसे पा रहा हूँ, क्योंकि हानफी को तो मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो वहीं दिखाया गया कि ये लड़की सच में हानफी ही है जिसको जिंगहाओ आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो सुनती नहीं। फिर एक डोर के पास आकर रुक गई एंड जिंगहाओ को देखकर स्माइल करने लगती है। जिंगहाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ इतने टाइम के बाद हानफी को देखकर, लेकिन तभी हानफी डोर ओपन करती है और उसके अंदर चली जाती है। तो तब जिंगहाओ को कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए वो भी उस डोर को खोलता है और खुद भी अंदर चला गया, जहां बस रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि जिंगहाओ 10 साल पीछे पास्ट में आ चुका है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल कर चुका है, लेकिन अभी इस बारे में उसे पता नहीं है। जब वो सो रहा था तो उसकी बहन जीसू उससे आकर लड़ने लगी कि तुमने मेरा हेयर स्ट्रेटनर क्यों यूज़ करा। जिंगहाओ कहता है कि तुम सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रही हो। तो तब वो कहती है कि तुम्हारा घर मतलब ये घर हम सबका है, तुम इसे अपना कैसे बोल सकते हो। जिंगहाओ उठा और जब अपनी बहन का फेस देखता है जो कि यंग नजर आ रही है तो पूछने लगा कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। जीसू कहती है कि नहीं, मैं बचपन से ही सुंदर हूँ और अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। और फिर जब जिंगहाओ के वॉलेट से पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है तो तब जिंगहाओ को समझ नहीं आया कि आखिर ये रूम इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है। और फिर अब जैसे उसने खुद को मिरर में देखा तो वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया अपने 10 साल पुराने स्कूल वाले लुक को देखकर। सो अभी तक हमने देखा कि जिंगहाओ शॉक रह गया था खुद को अपने पुराने लुक में देखकर कि आखिर में फिर से कैसे पुराना वाला जिंगहाओ बन सकता हो। फिर तभी जिंगहाओ भी भागता हुआ नीचे आ गया और हैरान होने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ जो खुद को 10 साल पीछे देख रहा हूँ। फिर तभी न्यूज़पेपर देखता है जिसके अंदर साल 2009 लिखा हुआ था। तो तब वो बोला कि शायद कल मैंने पास्ट को इतना ज़्यादा याद कर लिया कि मुझे सपने में भी अपना पास्ट ही नज़र आ रहा है। फिर तभी रात की बातों को याद करता है कि कैसे कैसे मुझे हानफी दिखी थी, जिसको फॉलो करते करते मैं एक डोर के पास आ गया था जिसे मैंने ओपन कर दिया था और मैं उसके अंदर चला गया था और अब मैं यहाँ हूँ। अब दिखाया गया कि जिंगहाओ स्कूल जा रहा है ये कहते हुए कि भले ही ये एक ड्रीम है पर कोई नहीं, मैं इसी को जी लेता हूँ। और फिर जब जैसे बस स्टॉप पर आया तो उसे यहाँ हानफी दिखी जो कि रोज की तरह बस का वेट कर रही है। जिंगहाओ हानफी को बस देखता ही रह गया कि ये सपना कितना रियल लग रहा है और भले ही ये एक सपना ही क्यों नहीं हो पर इस बहाने में फिर से हानफी को देख तो पा रहा हूँ। इसलिए तभी हानफी के पास आता है और डायरेक्ट उसे टाइटली हग कर लेता है, ये कहते हुए कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम के बाद तुमसे मिलकर। हानफी उसे दूर करती है और मारने लगी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे हग करने की। तो तब जिंगहाओ कहता है कि रुक जाओ, मुझे बात एक्सप्लेन करने का मौका दो। फिर कहता है कि 10 साल से मैं इतना ज़्यादा रिग्रेट में रहा हूँ कि
मुझे ड्रीम भी तुम्हारे आ रहे हैं, ये सब शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें हद से ज़्यादा मिस करा है। और जब हानफी के लिप्स पर लगी आइसक्रीम साफ करने लगा तो तब हानफी दोबारा से जिंगहाओ को मारना शुरू कर देती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। और जब यहाँ से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई तो तब जिंगहाओ बोला कि ये हुआ, क्या मुझे चोट फील नहीं हो रही है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है बल्कि मैं सच में पास्ट में आ चुका हूँ टाइम ट्रैवल करके। और फिर तभी खुशी खुशी हानफी के पीछे जाने लगता है। दोनों लेट से स्कूल आए थे इसलिए स्कूल डोर बंद हो चुका था। जिंगहाओ सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देने लगा लेकिन हानफे उससे बोली कि क्या तुम पागल हो, और फिर तभी उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल के पीछे ले आई ताकि ये दोनों यहाँ से अंदर जा सकें क्योंकि इनका नेम अभी लेट स्टूडेंट्स में भी ऐड नहीं हुआ है। जिंगहाओ बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा तो तब हानफे जिंगहाओ के शोल्डर पर चढ़कर आसानी से स्कूल की वॉल पर आ गए। जिंगहाओ भी जंप मारकर वॉल पर चढ़ गया लेकिन नीचे कूदते हुए उसे डर लग रहा था इसलिए वो हानफे से मदद मांगता है लेकिन हानफे मना कर देती है। तो तब जिंगहाओ उतरते टाइम यहाँ से गिर जाता है जिसको गिरा देखकर हानफी परेशान हुई। फिर वो जिंगहाओ की उठने में हेल्प कराती है और उसे एक जगह बिठाकर चोट देखने लगी कि ये तो सिर्फ एक स्क्रैच है, ज़्यादा डरने की बात नहीं। और फिर तभी उसके बैंडेज लगाती है। तो तब जिंगहाओ हानफी को बस देखता ही रह गया और मन ही मन बोला कि कितना अच्छा है ना कि मैं एक बार फिर तुमसे मिल पा रहा हूँ। एंड जब स्माइल करने लगा तो तब हानफी कहती है कि तुम सुधरोगे नहीं, यानी स्माइल करना बंद करो। और फिर तभी यहाँ से जाने लगी तो तब जिंगहाओ भी खुशी खुशी उसके पीछे जाता है। अब हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ जब सभी स्टूडेंट्स क्लास में थे तो जिंगहाओ बस हानफी को ही देखता जा रहा था। और अब इससे पहले कि वो हानफी के पास जा पाता लेकिन तभी टाओ आकर उसे रोक देता है और पूछता है कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। जिंगहाओ उन तीनों को देखता है फिर कहने लगा कि अरे हाँ, मैं तुम तीनों को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने मेरे स्कूल डेज को खराब करा था। टाओ बोला कि क्या हुआ, मुझे देखकर तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो, क्या तुमने मैथ का होमवर्क कर लिया है, अगर हाँ तो मेरा भी कर दो और याद से हैंडराइटिंग चेंज कर देना। तो तब जिंगहाओ पहली बार टाओ को मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करूंगा, खुद से करो। और हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हूँ। तो तब सभी लोग शॉक रह गए कि क्या जिंगहाओ पहली बार टाओ को मना कर रहा है। टाओ को भी यकीन नहीं आ रहा था इसलिए वो पूछने लगा कि तुमने अभी क्या बोला। तो तब टाओ का फ्रेंड बताने लगा कि बॉस ही आपका होमवर्क करने से मना कर रहा है। टाओ पहले अपने दोस्त को मारता है कि तुझसे मैंने पूछा नहीं ना। फिर जिंगहाओ से पूछता है कि तू होश में तो है। तो तब जिंगहाओ कहता है कि हाँ, मैं होश में हूँ। फिर समझाने लगा कि मुझे लगता है कि तुम एक पेशेंट हो, एक ऐसे पेशेंट जिसके दिमाग में पानी भरा हुआ है। तुम खुद से अपना कोई काम नहीं कर पाते हो, ना ही तुम एग्जाम सही से दे पाते हो, ना ही तुम्हें कुछ आता है। जब देखो बस लोगों को बुली करके खुश होते रहते हो। मेरे हिसाब से तुम्हारा माइंड एक छोटे बच्चे की माइंड की तरह है जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ है और तुम हम बड़े बच्चों की क्लास में आकर बैठ चुके हो और इस टाइम तुम एक बड़े बच्चे के सामने खड़े हो, इसलिए हटो मेरे सामने से, मुझे यहाँ से जाना है। टाओ जो कि जिंगहाओ की बातों में घूम चुका था यानी कंफ्यूज हो चुका था इसलिए चुपचाप सामने से हट जाता है। तो तब जिंगहाओ फुल एटीट्यूड दिखाते हुए यहाँ से चला गया जबकि पूरी क्लास शॉक थी कि आखिर आज जिंगहाओ को हो क्या गया है जो इसने टाओ से पंगा ले लिया है। लेकिन वहीं हानफी खुश थी जिंगहाओ के ऐसे चेंज बिहेवियर को देखकर। जिंगहाओ मिरर में अपनी चोट देख रहा था लेकिन जब उसको फैन दिखाई दिया तो वो उसको रोकने का कहता है लेकिन फैंग भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि टाओ फैन को जिंगहाओ के साथ देखे। इसलिए बोला कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझसे दूर रहा करो वरना तुम्हारी वजह से मैं भी टाओ का टारगेट बन जाऊंगा। तो तब जिंगहाओ कहता है कि तुम आज भी डरपोक हो, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन फैन कुछ नहीं सुनता और जल्दी से क्लास में आकर बैठ गया। जिंगहाओ को हानफी नजर आई जो कि चुपचाप बैठी हुई थी। तो तब उसको देखते हुए जिंगहाओ कहने लगता है कि हानफी शुरू से कितनी क्यूट रही है ना, और अब इस टाइम वो अपनी प्यारी आंखों से मुझे देख रही है। हानफी जिंगहाओ को बेवकूफ कहकर पुकारती है। तो तब जिंगहाओ कहता है कि हानफी के मुंह से बेवकूफ वर्ड भी कितना प्यारा लगता है। वेल सीन चेंज होता है और दिखाया गया कि टीचर इन सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देकर यहाँ से चले गए। तो तब जिंगहाओ हानफी को देखते हुए कहने लगा कि आज की डेट के अकॉर्डिंग अभी पूरे 3 मंथ्स हैं हानफी के एक्सीडेंट के होने में, जिस चीज़ को मुझे हर हाल में रोकना ही है, यानी इस बार मैं हानफी को कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए सबसे पहले मुझे हानफी से दोस्ती करनी चाहिए।
दूसरी तरफ हानफी जो कि मोबाइल को देखकर परेशान हो रही है, इसलिए जिनहाओ उसके पास आने लगा, यानी एक लड़की से बोलकर सीट एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन इस वजह से उसकी बुक में रखा हुआ सुसाइड नोट नीचे गिर गया, जिस बारे में उसे पता भी नहीं चला। वो एक पेपर पर लिखकर हानफी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। हानफी लिखकर देती है कि नहीं, तो तब वो आगे का रिप्लाई लिखने लगा। लेकिन अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच और बातें हो पाती कि तभी टीचर यहाँ आ गए, जो कि पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। वो एक टाइम के लिए जिंगहाओ को तो ज़्यादा नहीं डांटते, क्योंकि जिंगहाओ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसलिए सभी टीचर्स का फेवरेट है। इसलिए हानफी को डांटने लगे कि ज़रूर तुम जिंगहाओ को परेशान कर रही हो। फिर तभी उन्होंने इन दोनों को एक सम सॉल्व करने के लिए बोला। जिंगहाओ जब क्वेश्चन देखता है तो बोला कि इसका आंसर मैं अच्छे से जानता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। और जब फाइनली उसको याद आया, जिसे वो लिख भी देता है, तो तब हल्के से हानफी से कहने लगा कि मेरे में से चीटिंग कर लो। तो तब टीचर उसे मारते हैं और बोले कि तुम्हारा भी आंसर गलत है, आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है। फिर उन्होंने इन दोनों को क्लीनिंग करने की पनिशमेंट दी। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जिंगहाओ तो क्लीनिंग कर रहा है, लेकिन हानफी रेस्ट कर रही थी। तो तब उसको देखते हुए जिंगहाओ बोला कि कैसे यकीन करना मुश्किल है ना कि आफ्टर 3 मंथ्स तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, पर कोई नहीं, इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये तभी हानफी उठ गई और पूछने लगी कि तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाह रहे हो। जिंगहाओ कहता है बस ऐसे ही, क्योंकि इस टाइम में अपने आप को ग्रेटफुल मान रहा हूँ कि मैं वापस से तुम्हें देख पा रहा हूँ। हानफी कहने लगी कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कहीं गायब हो गई थी। फिर बोली कि चलो ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने का सोचूंगी, लेकिन फिलहाल तुम मुझसे 3 कदम की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि सुबह तुमने मुझे एकदम ही हक कर लिया था। जिंगहाओ मान गया कि हाँ ठीक है, अब मैं तुमसे 3 कदम की दूरी पर रहूंगा और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं फिर से सुबह वाली हरकत नहीं करूंगा। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से जाने लगे, जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि टाओ जो कि हानफी के आने का वेट कर रहा है। और फिर जब हानफी आती दिखी तो तब टाओ के दोस्त उसका रास्ता रोक लेते हैं। फिर काफी स्टाइल मारते हुए प्यार से बोला कि स्वीट फे, क्या तुम मेरा बास्केटबॉल मैच देखने आओगी। हानफी मना कर देती है कि पहले खेलना तो सीख लो, तुम हमेशा हारते ही हो। और जब जाने लगी तो वो हानफी का हाथ पकड़ लेता है और बोला कि अगर तुम मुझे चेयर अप करोगी तो मैं पक्का जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन तभी जिंगहाओ भी ये सब देख लेता है, इसलिए जल्दी से आया और टाओ को हानफी से दूर कर देता है। हानफी यहाँ से चली गई तो तब टाओ जिंगहाओ पर चिल्लाने लगा कि आखिर तेरी परेशानी क्या है जो तू बार बार मुझे परेशान कर रहा है। जिंगहाओ कहने लगा कि एक मैन कभी किसी लड़की को ऐसे परेशान नहीं करता है, इसलिए तुम्हें हानफी को ऐसे रोकना नहीं था। तो ये सुनकर टाओ जोर जोर से हंसने लगा कि जरा देखो तो इस लूजर को, ये आज सुबह से ही कितनी कॉमेडी कर रहा है ना, कि जैसे खुद एक मैन हो। जिंगहाओ यहाँ से भाग गया तो तब ये तीनों हंसते हुए उसका पीछा करने लग जाते हैं। जिंगहाओ पहले तो काफी दूर भागता है, लेकिन फिर गार्ड ऑफिस के अंदर जाकर छुप गया। टाओ और उसके दोस्त बोलने लगे कि अबे खोल गेट, तू तो बहुत हीरो बन रहा था ना, तो अब पिटने के टाइम पर छुप क्यों रहा है। अगर सच में खुद को हीरो मानता है तो बाहर निकल। तो तब जिंगहाओ बोला कि नहीं, मैं खुद को हीरो नहीं मानता हूँ, इसलिए बाहर नहीं आऊंगा। तो वो तीनों और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। गार्ड अंकल इन तीनों को डांटते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, साथ ही झाड़ू दिखाकर भी इन तीनों को यहाँ से भगा रहे थे। लेकिन वो तीनों जाते नहीं, बल्कि बोले कि हम यहीं पर बैठकर जिंगहाओ के बाहर आने का इंतजार करेंगे। अब हम फैन को देखते हैं, जो कि जब क्लासमेट मोमो के साथ क्लीनिंग करा रहा था कि तभी उसे जिंगहाओ का सुसाइड नोट मिल गया, जो कि जिंगहाओ से सीट एक्सचेंज करते टाइम गिरा था, जिसे रीड करके फैन के होश उड़ गए कि क्या जिंगहाओ सुसाइड करने वाला है। एक्चुअली ये नोट वही है जो पहले हानफी ने रीड करा था एंड जिंगहाओ को विंडो पर से कूदने से बचा लिया था, लेकिन इस बार ये नोट फैन को मिल चुका है। तो तब फैन को लगने लगा कि शायद इसलिए क्योंकि मरने से पहले वो अपने बुलिस से पंगा लेना चाह रहा है। वह सीन चेंज होता है और दिखाया गया कि रात हो चुकी है, जहां जिंगहाओ अभी तक बाहर नहीं आया है एंड गार्ड अंकल के साथ नूडल्स एंजॉय कर रहा था। तो तब उसे नूडल्स खाते हुए देखकर इन तीनों को भी भूख लगने लगी, इसलिए जिंगहाओ से कहते हैं कि वो उन्हें भी नूडल्स दे, लेकिन जिंगहाओ मना कर देता है, बल्कि इन तीनों को चिढ़ाते हुए खाने लगा कि ये कितने ज्यादा टेस्टी हैं। तो तब ये तीनों और ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं कि अब तो हम इस जिंगहाओ के बच्चे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल घर जा रहे हैं क्योंकि हमें भी भूख लग चुकी है। और फिर तभी यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें जीसू दिखाई गई, जो कि जिंगहाओ के पास आई है किसी काम से, क्योंकि फिर से उसकी कोई चीज खो चुकी है, इसलिए वो अपने भाई को मार रही थी। लेकिन तभी उसे पता चला कि ये तो उसका भाई नहीं बल्कि कोई और है, जिसको अनजाने में उसने मार दिया है। फिर अब दिखाया गया कि फैन बाहर बैठा है, जिसके पास जीसू रेडी होकर आती है और सारी बात पूछती है कि आखिर तुम मेरे भाई के रूम में क्या कर रहे थे। तो तब फैन ने पहले अपने बारे में बताया कि मैं जिंगहाओ का क्लासमेट हूँ, जिसकी मुझे फिक्र हो रही थी, क्योंकि
जिंगहाओ कॉल्स का आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ उससे मिलने आया था पर वो घर पर नहीं था। और फिर फाइनली जीसू को जिंगहाओ का सुसाइड नोट दिखाता है, जिसे जब जैसे जीसू ने रीड करा तो उसके भी होश उड़ गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, यानी मेरा भाई सुसाइड करने वाला है। इसलिए तभी वो भी जिंगहाओ को नॉन स्टॉप कॉल्स करने लग जाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फैंग ने रोना शुरू कर दिया कि अगर मेरे दोस्त जिंगहाओ को कुछ भी हो गया तो मेरी बॉडी का एक हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा, यानी मेरा दिल। तो वहीं जीसो रोते हुए कहने लगी कि अगर मेरे भाई ने सच में सुसाइड कर ली तो मैं लड़ा किससे करूंगी। फैंग कहता है कि और मैं होमवर्क किससे मांग कर कॉपी करा करूंगा, यानी बिना जिंगहाओ के तो मैं पास भी नहीं हो सकता हूँ, इसका मतलब मैं कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाऊंगा। तो वहीं जीसू कहती है कि और मैं नाइट क्लब्स नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि जब मैं मॉम डैड से छुप कर घर लेट आती थी तो आधी रात में जिंगहाओ सबसे छुप कर मेरे लिए डोर ओपन करता था। दोनों काफी बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं कि अब पता नहीं हम दोनों का क्या होगा जिंगहाओ के जाने के बाद के। तभी फाइनली जिंगहाओ वापस घर आ गया, जिसको देखकर ये दोनों खुश होने लग जाते हैं और पूछते हैं कि तुम आखिर कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। जिंगहाओ बताता है कि मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, साथ ही वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है, क्योंकि फिलहाल ये दोनों इस बात को छुपा लेते हैं कि वो दोनों जान चुके हैं कि जिंगहाओ सुसाइड करने वाला है। जिंगहाओ अपने रूम में आया, जहां वो देखता है कि वॉल पर सरवाइव करने वाली लाइंस लिखी हुई हैं कि भले ही लोग मेरे हारने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे बुली कर रहे हैं, पर मुझे तब भी जीतना है, यानी मैं मरूंगा नहीं। तो तब जिंगहाओ कहता है कि ये सब क्या बकवास है, पहले मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हुआ करता था। और फिर तभी बेड पर लेट गया कि अब मैं काफी खुश हूँ क्योंकि अब मैं बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ। कि तभी उसे पिलो के नीचे से हानफी की डायरी मिली एंड याद आया कि उस रात वो इस डायरी को बाहर से ले आया था, इसलिए ये उसके पास है। और डायरी में अभी भी बातें लिखी हुई हैं, जैसे एक लड़के का जिक्र है कि ज़ेनियो अब भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या मुझे उसके स्कूल जाना चाहिए उससे बात करने के लिए। तो तब जिंगहाओ हैरान हुआ कि भला ये ज़ेनियो कौन है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि जिंगहाओ हैरान है क्योंकि वो प्रेजेंट से पास्ट में हानफी की डायरी भी ले आया है, जिसके अंदर अभी भी सब लिखा हुआ था। इसलिए जिंगहाओ डायरी रीड करने लगा, जिसमें सबसे पहले ज़ेनियो का जिक्र होता है कि ज़ेनियो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ना ही मेरी कॉल्स का आंसर दे रहा है, इसलिए क्या मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। फिर डैड के बारे में लिखा होता है कि आज मेरी फिर से अपने डैड से लड़ाई हो गई, पता नहीं क्यों वो इतने गुस्से में रहते हैं। फिर आगे नाना नाम की लड़की का जिक्र होता है कि नाना के साथ जो भी हुआ है उसकी वजह मैं हूँ, इसलिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। फिर आगे और भी कई सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन लास्ट में ये लिखा हुआ था कि मैं गुनहगार हूँ, इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। और फिर तभी डायरी एंड हो गई थी। जिंगहाओ ये सब देखकर शॉक हो ही रहा था कि तभी डायरी में से सभी लिखे हुए वर्ड्स खुद ब खुद गायब होने लग जाते हैं, और जो आज की डेट है उस डेट पर लिखकर आने लगा, क्योंकि हानफी डायरी लिख रही है जिसमें उसने एक बार फिर ज़ेनियो के बारे में लिखा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर वो जिंगहाओ के बारे में लिखती है कि अचानक उस डरपोक स्टूडेंट जिंगहाओ में हिम्मत आने लगी है। तो तब जिंगहाओ हंसने लगा कि क्या हानफी मुझे डरपोक समझती थी। फिर बोला कि इस बार पास्ट चेंज हुआ है, इसका मतलब मैं सच में पास्ट को चेंज कर सकता हूँ, तो क्या मुझे शेयर्स खरीद लेना चाहिए। फिर कहता है कि नहीं, मुझे इस टाइम सिर्फ हानफी पर फोकस रखना चाहिए, इसलिए पता लगाना होगा कि उसका ऐसा क्या सीक्रेट है जो ज़ेनियो और नाना नाम की लड़की से रिलेटेड है। वैसे ये ज़ेनियो नाम प्रेजेंट में सुना सुना सा लग रहा है, कहीं ये वो फेमस सिंगर तो नहीं। फिर बोला कि नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज जिंगहाओ अच्छे से रेडी होता है, वो अपना लुक बिल्कुल चेंज कर लेता है ताकि अच्छा दिख सके। और फिर जब हानफी के सामने आकर पूछने लगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो पहले तो हानफी हैरान थी, मगर फिर बोली कि तुम रोज की तरह ही दिख रहे हो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो तब जिंगहाओ उदास हो गया और अब स्कूल जाते टाइम सोच रहा है कि क्या मुझे हानफी से डायरेक्ट बात करनी चाहिए कि वो क्यों इतनी परेशान है। लेकिन फिर बोला कि नहीं, ऐसा करके मैं उसकी नज़र में और ज़्यादा अजीब बन जाऊंगा। कि तभी हम देखते हैं कि लड़कियां हैरान हो रही हैं जिंगहाओ के डिफरेंट लुक को देखकर कि आखिर ये इतना हैंडसम कैसे बन गया। फेंग भी हैरान था, इसलिए तभी जिंगहाओ के पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है। पर जब उसने सामने टाओ को देखा तो वो हमेशा की तरह जिंगहाओ से दूर हो गया। अब दिखाया गया कि जिंगहाओ इन तीनों के सामने आता है। टाओ बोला कि जरा देखो तो, कल ये हमसे बचकर गार्ड ऑफिस में छुप गया था और अब हीरो बनकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या ये सच में खुद को हीरो समझ रहा है।
पर चलो कोई नहीं, मैं माफ कर दूंगा तुम्हें, पर पहले मुझे बंस खरीद के ला कर दो। जिंगहाओ साफ मना कर देता है तो तब टाओ हंसने लगा कि क्या तू मुझे मना कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। तो तब जिंगहाओ उसके पास आकर कहने लगा कि हाँ मैं मना कर रहा हूँ। कि तभी जिंगहाओ को याद आने लगा कि इस दिन मुझे बॉल आकर लगी थी जिस वजह से एक लड़की भी नीचे गिर गई थी, इसलिए खुश होकर सोचने लगा कि अब इस बार मैं साइड हो जाऊंगा, फिर वो बॉल टाओ को लग जाएगी। और फिर अब वो ऐसा करता भी है, यानी हंसते हुए साइड में हो गया एंड बॉल टाओ को लगी। लेकिन इस चक्कर में हानफे नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर जिंगहाओ शॉक रह गया क्योंकि हानफे बेहोश हो गई थी और उसके पैर पर भी चोट आ चुकी थी। इसलिए वो तभी हानफे को उठाता है और जल्दी से मेडिकल रूम लेकर आता है। डॉक्टर ने हानफे को चेक करा और अब हानफे को होश भी आ चुका था, इसलिए वो इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही थी, मगर जिंगहाओ उसे कैसे भी करके मना लेता है। और अब जैसे इंजेक्शन इंजेक्ट करा गया तो तब हानफे जोर से जिंगहाओ के हाथ को भींचती है। दोनों काफी क्लोज थे, इसलिए बाद में हानफे जिंगहाओ को देखती भी रह गई, इसलिए तभी पीछे हो जाती है एंड काफी नर्वस होने लगी। सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है कि जिंगहाओ हानफे को क्लास में लेकर आ रहा है क्योंकि हानफे से चला नहीं जा रहा था। तो तब दो लड़कियां इन्हें ही देख रही थी। हानफे क्लास में आ गई, जिससे जिंगहाओ बोला कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। और जब क्लास से बाहर आया तो तब उन्हीं दोनों लड़कियों की बातें सुनता है कि हानफे का दूसरे स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ वो प्यार के चक्कर में पड़ गई थी और अब यहाँ भी वो यही सब कर रही है। तो तब ऑब्वियसली जिंगहाओ को गुस्सा आ जाता है कि तुम हानफे के बारे में ऐसी बकवास कर कैसे सकती हो और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हानफे का ट्रांसफर लव की वजह से हुआ था। वो दोनों लड़कियां चुप हो गई कि तभी दिखाया गया कि हानफे ने भी सुन लिया था क्योंकि वो जिंगहाओ को ये बताने आई थी कि उसके पास पानी है। अब दिखाया जाता है कि हानफे काफी ज्यादा सैड फील कर रही है कि लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो तब जिंगहाओ हानफे के मूड को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, ये यकीन दिलाकर कि वो उसके साथ है, जो बात इनके क्लास टीचर नोटिस कर लेते हैं। इसलिए जिंगहाओ को अकेले में बुलाकर पूछने लगे कि आखिर तुम्हारे और हानफे के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में भी नहीं होता। तो तब जिंगहाओ एक्सप्लेन करता है कि नहीं टीचर, वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हो, मैं बस उसकी स्टडी में हेल्प कराना चाह रहा हूँ। और फिर पूछता है कि वैसे क्या सच में हानफे का दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में ट्रांसफर पपी लव की वजह से हुआ था। तो तब टीचर बताते हैं कि नहीं, हानफे एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, पर बस अभी कुछ प्रॉब्लम्स में है। चलो सही है, तुम उसकी स्टडी में हेल्प करा देना। जिंगहाओ काफी पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम्स, लेकिन टीचर कुछ नहीं बताते। फिर जिंगहाओ ने टीचर से हानफे का एड्रेस भी जानने की कोशिश करी, लेकिन वो जिंगहाओ को वो भी नहीं बताते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगहाओ जब फैन के साथ गेम्स खेल रहा था कि तभी टाओ यहाँ आने लगा, जिसे देखकर फैन हमेशा की तरह जिंगहाओ से दूर भाग जाता है। अब टाओ जिंगहाओ के साथ गेम खेलता है और अब क्योंकि उसे पसंद है हमेशा जिंगहाओ को परेशान करना, इसलिए उसने बॉल दूर फेंक दी। जिंगहाओ बॉल उठाने आया कि तभी उसकी नजर डीन के ऑफिस पर जाती है, इसलिए कहने लगा कि मुझे स्टूडेंट्स डेटा से हानफे का एड्रेस पता चल सकता है। इसलिए तभी छुपते छुपते डीन के ऑफिस आता है और फिर यहाँ स्टूडेंट्स फाइल्स में हानफे की फाइल ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था कि तभी अचानक डीन भी यहाँ आ गए और पूछने लगे कि भला तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब पहले तो जिंगहाओ डर जाता है, फिर बताता है कि कुछ नहीं, मैं तो लास्ट मंथ का एग्जाम पेपर लेने आया था प्रैक्टिस के लिए। डीन बोले लेकिन तुम्हें तो हमेशा पता रहता है कि एग्जाम पेपर्स कहाँ रखे हैं, फिर तुम ये क्या ढूंढ रहे थे। और फिर उन्होंने जिंगहाओ को पेपर दे दिया। एक्चुअली जिंगहाओ इंटेलिजेंट होने की वजह से सभी टीचर्स का फेवरेट है, इसलिए वो बच जाता है। वेल अब हम देखते हैं कि फैन जिंगहाओ के लिए परेशान हो रहा है कि आखिर जिंगहाओ कहाँ गायब हो गया है, इसलिए मोमो से भी इस बारे में पूछने लगा। मोमो बताती है कि मैंने उसे डीन की बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। तो तब फैन और ज्यादा परेशान हो जाता है कि जरूर टाओ ने जिंगहाओ को वहाँ भेजा होगा, बेचारा जिंगहाओ अकेले कैसे सब बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए जब उसे जिंगहाओ मिला तो वो उससे कहता है कि चलो हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा बुली होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए अब हम दोनों साथ में बुली होंगे। जिंगहाओ पूछता है कि मतलब। तो तब फैन बोला कि मुझे पता है कि तुम डिप्रेशन में हो एंड इस वजह से खुद को कुछ कर नहीं लो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अब दिखाया जाता है कि कैंटीन में भी फैन जिंगहाओ से यही सब बातें कह रहा था कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, अब हम जीना मरना एक साथ करेंगे। जिंगहाओ कहता है कि क्या इस डिस्टेंस के साथ तुम मेरा साथ दोगे। फिर तभी दिखाया गया कि फैन जिंगहाओ से काफी दूर बैठा हुआ था ताकि टाओ अभी भी इन दोनों को साथ में देख नहीं ले, मगर फिर तभी फैन थोड़ा सा पास आकर बैठ जाता है और बताता है कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। मोमो यहाँ आई जो कि बता रही है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे टीचर ने स्टूडेंट्स डेटा अपडेट करने के लिए कहा है।
तो ये सुनकर जिंगहाओ खुश हुआ और बोला कि लाओ ये काम मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मतलब मुझे ऑफिस की की दे दो। मोमो भी खुश हो जाता है, इसलिए तभी जिंगहाओ को की दे देता है। फिर अब हम देखते हैं कि जब वो क्लास में आ रहा था तो यहाँ टाओ एक बार फिर जिंगहाओ से लड़ने लगा कि तू बॉल उठाकर कहाँ भाग गया था, क्या तुझे पहले हमें बॉल वापस नहीं करनी थी। जिंगहाओ इन तीनों को डराता है कि मुझसे उलझना छोड़ दो, क्योंकि अब मैं पहले वाला जिंगहाओ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। फिटाओ के दोस्त से बोला कि बहुत जल्द इसकी फिंगर इंजर्ड होने वाली है, क्योंकि जिंगहाओ को याद है कि टाओ के दोस्त की कफ फिंगर पर चोट लगी थी, इसलिए यहाँ वो ये बात बोल जाता है, जिस पर फिलहाल ये तीनों यकीन नहीं करते कि ये तो बकवास कर गया है। जिंगहाओ अब अंदर आया एंड हमेशा की तरह हानफी को काफी प्यार से देखने लगा। हानफी घर जा रही थी तो कहता है कि लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा घर दूर होगा ना। हानफी बताने लगी कि नहीं यही पास में तो है, लेकिन तभी चुप हो जाती है कि तुम मुझसे मेरा एड्रेस जानने की कोशिश कर रहे हो, है ना। देखो ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिंगहाओ अपने घर पे कॉल करके बताता है कि मॉम आज मैं घर लेट आऊंगा, और फिर छुपते छुपाते ऑफिस की का यूज करके डीन के ऑफिस में आ गया एंड स्टूडेंट्स डेटा चेक करने लगा, जहां फाइनली उसे हानफी की प्रोफाइल मिल जाती है जिसमें लिखा है कि वो बस अपने डैड के साथ रहती है, यानी कोई भी सिबलिंग नहीं है। वो स्टडी में भी काफ़ी अच्छी है। तो तब जिंगहाओ इम्प्रेस हुआ कि मुझे नहीं पता था कि हानफी के पहले वाले स्कूल में इतने अच्छे स्कोर रह चुके हैं, और फिर अब जैसे एड्रेस देखता है तो शॉक रह गया कि ये तो मेरे घर की सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस है। इसका मतलब हानफी मेरे घर के पास शिफ्ट हुई थी, लेकिन मुझे कभी इस बारे में पता क्यों नहीं चला था। कि तभी कोई टॉर्च से ये जगह चेक करने आता है तो पहले तो जिंगहाओ छुप गया, लेकिन जब बाहर देखने आया तो पता चला कि ये तो फैंग है जो कि जिंगहाओ की फिक्र में यहाँ आया है। दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर फैंग बताने लगा कि माना मैं डरपोक हूँ, लेकिन तुम्हारी बहुत ही फिक्र करता हूँ। तो इस बात पर जिंगहाओ कहता है कि तुम ब्रेव हो, इसलिए चलो तुम्हें फ्यूचर से रिलेटेड एक अच्छी एडवाइस देता हूँ कि अगर तुम फ्यूचर में चैन से जीना चाहते हो तो मेरी सिस्टर से दूर रहना। फैंग समझ नहीं पाया कि मतलब यानी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो तब जिंगहाओ कहता है कि बस मेरी बहन से दूर रहना, वरना वो तुम्हें कैरेट की तरह कच्चा चबाकर खा जाएगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें हानफी के फादर दिखाए जाते हैं, जो कि हानफी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच बनती नहीं, हमेशा लड़ाई होती रहती है। मतलब कि हानफी अपने फादर से दूर भागती है और फादर हानफी को बस इस बात के लिए टॉर्चर करते रहते हैं कि हानफी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कोर लेकर आए और अच्छे स्टूडेंट्स को ही अपना दोस्त बनाए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानफी एक बार फिर ज़ेन्यू को मैसेज करती है कि प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो, मुझे बात करनी है। और फिर आज फाइनली हमें ज़ेन्यू दिखाया गया जो कि एक सिंगर बनना चाहता है। वो पहले तो ठीक था, लेकिन जब उसने हानफी के मैसेज को रीड करा तो तब वो परेशान होने लग जाता है, म्यूजिक पर फोकस नहीं दे पाता, इसलिए तभी यहाँ से जाने लगा। उसकी मैनेजर पूछती भी है कि क्या हुआ, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद अब हम जिंगहाओ को देखते हैं, जो कि सामने वाली बिल्डिंग को देखकर अभी भी इसी सदमे में था कि हानफी मेरे घर के ठीक सामने रहती थी, पर आज तक मुझे ये बात पता ही नहीं चली। कि तभी उसकी सिस्टर जीसो यहाँ आती है, जो कि डांटने लगती है कि क्या तुम बाहर कूदना चाहते हो जो वहाँ बैठे हुए हो, अभी नीचे उतरो। जिंगहाओ अपनी सिस्टर से पूछने लगता है कि हमारी सामने वाली बिल्डिंग में नए लोग कब शिफ्ट हुए, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चला। तो तब जीसू कहती है कि ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है, इसलिए वहाँ लोग आते जाते रहते हैं। कि तभी जिंगहाओ की मदर सूप लेकर आती हैं, और जब सूप देकर जाने लगी तो तब जिंगहाओ अपनी मॉम को थैंक्स करता है उसका ख्याल रखने के लिए, साथ ही लव यू भी बोलता है। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हानफी को ज़ेन्यू के फैन पेज से पता चलता है कि ज़ेन्यू एक जगह पर आने वाला है, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं भी वहां जाकर ज़ेन्यू से मिलूंगी। तो वहीं हमें फिर से ज़ेन्यू दिखाया गया, जो कि स्विमिंग करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, और वो हानफी के मैसेज को रीड करने के बाद ही परेशान है। पर ऐसा क्यों है ये सब हमें बाद में पता चलेगा। फिर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब हानफी अपने पहले वाले स्कूल में थी तो उसकी ज़ेन्यू से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। ज़ेन्यू एक सॉन्ग को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो तब हानफी ज़ेन्यू की हेल्प कराती है सॉन्ग को पूरा कराने में। ज़ेन्यू काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला कि जब मैं इस सॉन्ग को लॉन्च करूँगा तो तुम्हें भी इसका क्रेडिट ज़रूर दूंगा। हानफी कहती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो भी खुश होने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हानफी जब जैसे अपने घर से बाहर आई तो जिंगहाओ को देखकर शॉक रह गई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे थे। तो तब जिंगहाओ बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा घर भी ठीक तुम्हारे घर के सामने है। हानफी हैरान होती है और बताती है कि हाँ हम कुछ दिन पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं।
फिर दोनों खुशी खुशी साथ में स्कूल जाने लगे, लेकिन हानफी बार बार जिंगहाओ को खुद से दूर कर रही होती है। अब हमें टाओ और उसके दोस्तों को दिखाया गया, जहाँ एक अपनी फिंगर दिखा रहा है कि देखो जिंगहाओ ने बोला था कि मेरी फिंगर इंजर्ड होगी और देखो ये हो चुकी है। तो तब टाओ को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब जिंगहाओ की बोली हुई बात सच कैसे हो गई। दूसरा दोस्त बोला कि अगर किसी और फिंगर पर चोट लगी होती तो समझ आता, लेकिन यहाँ तो उसी फिंगर पर चोट आई है जिस पर जिंगहाओ ने बोला था। टाओ अपने दोस्त को डराने लगा कि कहीं जिंगहाओ के अंदर कोई आत्मा तो नहीं है, एक खूनी आत्मा जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है जो कि इंसानों को खा जाती है। तो तब वो दोनों काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं कि तभी हमें जिंगहाओ दिखाया गया जो कि हानफी के साथ आ रहा है। टाओ हानफी से कहने लगा कि आज तो तुम और भी ज्यादा क्यूट दिख रही हो। तो तब हानफी बोली कि और तुम हमेशा की तरह अनोइंग, और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। जिंगहाओ भी जा रहा था, लेकिन टाओ उसे रोकता है और अपने दोस्त की फिंगर दिखाते हुए पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या है, मतलब तुम्हें पहले ही कैसे पता चल गया था कि इसकी फिंगर इंजर्ड होगी। तो तब जिंगहाओ खुश हुआ और बोला कि यही तो मेरी सुपर नेचुरल पावर है, मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है, इसलिए अब से मुझसे और हानफी से दूर रहना। और फिर जाते हुए टाओ से कहने लगा कि अब अगला नंबर तुम्हारा है, यानी नेक्स्ट वीक तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। और फिर तभी चला गया। तो तब ये तीनों शॉक खड़े रह गए थे कि कैसे इस बार ये टाओ को कर्स देकर गया है। इसलिए टाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो अपने शूज उतार कर जिंगहाओ की तरफ फेंकने लगा, मगर फिर तभी अपने थंब को भींचकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगहाओ जब हानफी के पास आया तो वो जल्दबाजी में थी और फिर तभी यहाँ से चली गई। एक्चुअली एक किटी है जिसका हानफी ख्याल रख रही है, लेकिन वो जो चीज किटी को खाने के लिए दे रही थी वो उसे खा नहीं रही होती है कि तभी जिंगहाओ भी यहाँ आ गया, जो कि वो भी खुश हुआ किटी को देखकर। फिर बताता है कि ये इस चीज को नहीं खाएगी, तुम रुको मैं इसके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो वहीं टीचर नोटिस कर लेते हैं कि हानफी और जिंगहाओ दोनों क्लास से गायब हैं, इसलिए वो इन्हें ढूंढने निकल गए। अब दिखाया गया कि जिंगहाओ खाना ले आया था जिसे वो किटी खा भी रही थी, जिस बात से दोनों ही खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी टीचर यहाँ आ गए और इन दोनों पर चिल्लाए कि आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर अब हमें इन दोनों को ऑफिस में दिखाया गया, जहाँ इनके क्लास टीचर को भी बुला लिया जाता है और उनकी भी डांट पड़ती है। डीन कहते हैं कि मैं उस कैट को स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। तो तब इन दोनों ने रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज ऐसा मत करना, बदले में हम आपको अच्छे स्कोर लाकर दिखाएंगे। तो तब जाकर डीन थोड़े शांत हुए और मान जाते हैं, लेकिन जाते जाते क्लास टीचर को काफी कुछ सुनाकर जा चुके थे कि तुमने ही अपने स्टूडेंट्स को बिगाड़ कर रखा हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगहाओ घर पर है और वेट कर रहा है कि हानफी कब डायरी लिखेगी। और फिर अब जब हानफी ने डायरी लिखनी शुरू करी तो यहाँ वो पहले किटी के बारे में लिखती है कि किटी कितनी क्यूट है, फिर जिंगहाओ के बारे में लिखने लगी कि जिंगहाओ काफी ज्यादा केयरिंग है, फिर लिखने लगती है कि वैसे मुझे नोट्स की जरूरत है, तो क्या मुझे जिंगहाओ से नोट्स मांग लेने चाहिए, क्योंकि मैंने किटी के खातिर डीन से प्रॉमिस कर दिया है कि मैं अच्छे स्कोर लाकर दिखाऊंगी, पर मेरा जिंगहाओ से नोट्स मांगना अजीब होगा। और फिर से जिंगहाओ के बारे में लिखने लगी कि वो वाकई में काफी स्वीट है। तो तब जिंगहाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है इन सभी बातों को रीड कर करके, क्योंकि जिस डायरी पे हानफी लिख रही है सेम वही डायरी, मतलब प्रेजेंट वाली डायरी जिंगहाओ के पास भी है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया गया कि जिंगहाओ हानफी के मांगने से पहले उसे नोट्स दे देता है, जिस बात से वो काफी ज्यादा खुश हुई। फिर दिखाया गया कि जब ये दोनों बाहर आए तो जिंगहाओ हानफी से उसका नंबर मांगता है, जो कि हानफी दे देती है, लेकिन वार्न करती है कि मेरा नंबर और किसी को मत देना, वरना मैं तुम्हारा मार मार के बुरा हाल कर दूंगी। तो तब जिंगहाओ हंसने लगा कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। दोनों रोज साथ में किटी का ध्यान रखने लग जाते हैं, यानी किटी की वजह से अब ये अकेले में टाइम स्पेंड कर पाते थे और एक दूसरे से काफी सारी बातें भी करते हैं, जहाँ अब हानफी खुश रहने लगी है। मतलब पहले बिल्कुल किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन अब जिंगहाओ से दोस्ती करके काफी ज्यादा खुश है। रात में दिखाया गया कि जिंगहाओ फिर से हानफी की लिखी हुई डायरी रीड कर रहा है कि वो कितनी ज्यादा खुश रहने लगी है। पर जब हानफी एक बार फिर नाना नाम की लड़की का जिक्र करने लगती है, जो कि हानफी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, कि नाना अब भी मेरी कॉल्स का आंसर नहीं दे रही है, उसने घर भी चेंज कर लिया है, मैं बिल्कुल भी नाना से बात नहीं कर पा रही हूँ, क्या वो अभी भी मुझसे उदास है, पता नहीं वो कैसी होगी। तो तब जिंगहाओ समझ नहीं पाया कि आखिर ये नाना लड़की है कौन और क्यों वो हानफी को इग्नोर कर रही है, जिस वजह से हानफी इतनी ज्यादा परेशान है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगहाओ जब सो रहा था तो उसे एक ड्रीम आया कि कैसे वो एक हॉस्पिटल में आया हुआ है, फिर आईसीयू रूम के पास आया जहां उसको एक लड़की बेड पर दिखी। जिंगहाओ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये लड़की कौन है कि तभी जिंगहाओ को वो लड़की ठीक अपने सामने दिखती
दिखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर चुका था। एंड वो लड़की यही बोल रही थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह तुम हो। जिंगहाओ चौंक कर उठता है और समझ नहीं पाता है कि आखिर चल क्या रहा है, यानी वो लड़की कौन थी जो मुझे ड्रीम में दिखी और भला वो मुझे ड्रीम में दिखी क्यों। फिर हम देखते हैं कि जिंगहाओ जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, इसलिए अपनी बहन को वॉशरूम से बाहर कर देता है, जिस वजह से वो चिल्लाने लगी। एक्चुअली वैसे तो आज स्कूल की छुट्टी है, लेकिन ये किटी की वजह से जा रहा है। और जब यहाँ आया तो पता चला कि हानफी तो यहाँ आज आई ही नहीं है, इसलिए वो परेशान होने लगता है कि हानफी भला क्यों नहीं आई। किटी ने जिंगहाओ के हाथ पर अपने नेल्स मार दिए थे, तो इस वजह से उसको वैक्सीन लगवाने हॉस्पिटल आना पड़ा। लेकिन ये सीन सेम वैसा है जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था। सामने आईसीयू रूम भी होता है, इसलिए वो नर्स से इस बारे में पूछने लगा कि वहाँ कौन है। तो तब नर्स बताती है कि एक पेशेंट है जिसकी बॉडी बर्न हो गई थी बारबेक्यू रेस्टोरेंट में, इसलिए वो अभी तक कोमा में है। फिर तभी हानफी दिखाई जाती है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड नाना के पास है और बहुत बुरी तरह रो रही है नाना की ऐसी कंडीशन को देखकर। इसलिए कहने लगी कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ ऐसी हालत में हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। तो वहीं नाना के पेरेंट्स जो कि बाहर थे वो भी अपनी बेटी के लिए परेशान है, लेकिन नाना की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि ये लड़की हानफी मेरी बेटी से मिलने क्यों आई है, सब कुछ इसी की वजह से तो हुआ है। नाना के फादर कहते भी हैं कि तुम शांत हो जाओ, वो सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था, किसी की कोई गलती नहीं, लेकिन मॉम मानती नहीं है। दूसरी तरफ जिंगहाओ जो कि वैक्सीन लगवा चुका था इसलिए बाहर आ रहा था, फिर तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ें आई। एक्चुअली अब नाना की मदर हानफी को काफ़ी कुछ सुना रही है कि वो यहाँ क्यों आई है, जबकि आज नाना की जो हालत है वो सब हानफी की वजह से है। हानफी बोली कि मुझे नहीं पता था कि नाना की इतनी सीरियस कंडीशन है, मुझसे मेरे फादर ने कहा था कि सब ठीक है और नाना अपने होम टाउन जा चुकी है और मुझसे मिलना भी नहीं चाहती, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो ऐसी कंडीशन में होगी। नाना की मॉम हानफी को काफ़ी कुछ बकने लगी कि काश तू आईसीयू में एडमिट होती, ना कि मेरी बेटी नाना, सब तेरी वजह से हुआ है। तो तब हानफी झुककर उनसे माफ़ी मांगने लगी, जो सब पीछे से जिंगहाओ भी देख रहा था। जिंगहाओ को काफ़ी बुरा लगा, इसलिए वो तभी हानफी के पास आया और नाना की मॉम से कहता है कि आप किसी को भी ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती हो, मैं मानता हूँ कि आप भी तकलीफ में हो, लेकिन आप किसी और को इस तरह से बोल नहीं सकती। नाना की मॉम पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा हानफी के साथ क्या रिलेशन। फिर कहने लगी कि समझ आ गया, ये लड़की फिर से प्यार के चक्कर में पड़ चुकी है जैसे पहले पड़ी थी। तभी मैं अपनी बेटी नाना से कहती थी कि इस लड़की से दूर रहे, पर उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। जिंगहाओ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं हानफी के खिलाफ और कुछ नहीं सुन सकता। नाना के फादर बोले कि तुम हानफी को यहाँ से ले जाओ, मेरी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है। तो तब जिंगहाओ जबरदस्ती हानफी को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। जब ये दोनों बाहर आए तो हानफी जिंगहाओ को खुद से दूर कर देती है। जिंगहाओ इधर उधर की बातें करने लगता है हानफी का ध्यान नाना के ऊपर से हटाने के लिए, लेकिन हानफी नाना की ऐसी कंडीशन देखकर इतने बड़े सदमे और रिग्रेट में जा चुकी थी कि तभी वहाँ बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोना शुरू कर देती है और रोते हुए बस ये कहती जा रही थी कि नाना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि दोनों घर के बाहर आ चुके हैं, जहाँ जिंगहाओ हानफी से रेस्ट करने का कहता है। हानफी मान गई और अंदर चली गई, जबकि जिंगहाओ वहीं बाहर बैठ जाता है। हानफी जब घर आई तो उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और डांटने लगे कि तुम तब से कहाँ गायब थी, ये कोई टाइम है घर वापस आने का। हानफी उन्हें बता देती है कि मैं नाना से मिलने गई थी। फिर पूछने लगी कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि नाना अपने होम टाउन जा चुकी है, जबकि वो इतने टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थी और कोमा में थी। तो तब फादर भी गुस्सा करने लगे कि एक तो मैंने ये सब तुम्हारी वजह से करा है, मैं अपना घर भी सस्ते में तुम्हारी वजह से बेचकर यहाँ आ गया ताकि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ लोग तुम्हें बातें नहीं सुना सके और ना ही तुम्हें उल्टा सीधा कह सके, और तुम हो कि मुझे ही बुरा बोल रही हो। हानफी कहती है कि मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और जब अपने फादर की बोतल नीचे फेंक देती है कि आप बस पूरे दिन ड्रिंक करते रहते हो, तो तब बोतल टूटने की आवाज़ नीचे जिंगहाओ को भी आई, जिस वजह से वो परेशान हो गया। इन दोनों की लड़ाई अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हानफी ये भी कह देती है कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी मॉम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो आप अपने दोस्तों के साथ आराम से ड्रिंक कर रहे थे। हानफी के फादर ये सुनकर हानफी पर हाथ उठाने वाले होते हैं, लेकिन तभी जिंगहाओ डोर नॉक करता है, जिस वजह से वो रुक जाते हैं और डोर ओपन करने जाने लगे। हानफी अपने रूम में चली गई और यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी और ज़ेन्यू एंड नाना की फ़ोटो को ध्यान से देखने लगती है। तो वहीं फादर ने जब डोर ओपन करा तो वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि जिंगहाओ लड़ाई रोकने के लिए डोर नॉक करके छुप चुका था। वेल अब रात में हम देखते हैं कि जिंगहाओ इन सभी बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसने किसी तरह से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली जब नाना बर्न हुई थी। जिंगहाओ देखता है कि सब नॉर्मल था। हानफी कुछ सामान लेने साइड आ गई थी कि तभी अचानक वहाँ आग लग गई थी, मतलब बारबेक्यू टेबल पर।
जिस वजह से नाना आग में जलने लगी। हानफी को पकड़ लिया गया था ताकि उसे भी कुछ नहीं हो जाए और बस नाना काफी बुरी तरह जलती गई और हानफी उसके लिए रोती रही। जिंगहाओ बोला कि ये तो एक्सीडेंट था, इसमें हानफी की कोई गलती नहीं है, फिर सब क्यों उसे ब्लेम कर रहे हैं। और फिर बस तभी हानफी के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लग जाता है। अब हमें दिखाया गया है कि जब वो स्कूल आया तो हानफी कैट के पास थे। जिंगहाओ हानफी से बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि मुझे सब पता चल चुका है, यानी नाना के केस के बारे में। तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन हानफी जिंगहाओ को जवाब देती है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, इसलिए ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम्हें सब पता है और बस मुझसे दूर रहो। तो तब जिंगहाओ चुप हो जाता है। क्लास सीन दिखाया जाता है जहां जिंगहाओ फिर से हानफी से बात करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन वो उसे चुप करा देती है और फिर अपनी आंखें बंद करके बैठ गई क्योंकि अब वो बस अकेले रहना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगहाओ सब जगह हानफी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिलती और जब कैट के पास आया तो कैट भी यहाँ से गायब थी। जिंगहाओ वापस आकर बैठ गया और जब हानफी वापस आई तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम किटी को पेट स्टोर में छोड़कर आ चुकी हो। तो तब वो बताती है कि हाँ, ताकि वो वहाँ आराम से रह सके। जिंगहाओ बोला एटलीस्ट मुझे किटी को बाय तो करने देती, पता नहीं तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो तब हानफी कोई जवाब नहीं देती है। अब हम साइंस क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर टीम अप करने के लिए बोलते हैं। जिंगहाओ हानफी से एक टीम में रहने के लिए बोलता है, बट हानफी मना कर देती है। तो तब मोमो और फैन ये दोनों हानफी के साथ टीम अप करने आ जाते हैं। जिंगहाओ भी इन तीनों के पास आने वाला था, लेकिन टाओ और उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं कि पढ़ाकू स्टूडेंट तो आज हमारे सच में काम आएगा। और फिर जबरदस्ती उन्होंने जिंगहाओ को अपनी टीम में कर लिया। मोमो बातों बातों में बताने लगी कि वो ज़ेन्यू की फैन है, वो बहुत अच्छा सिंगर है और हानफी से पूछती है कि क्या तुम ज़ेन्यू को जानती हो, लेकिन हानफी मना कर देती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती। तो वही टाओ और उसके दोस्त पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मतलब उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। टीचर किसी काम से क्लास से बाहर चले गए तो तब जिंगहाओ को पास्ट याद आया कि लास्ट टाइम इन तीनों ने गलत एक्सपेरिमेंट करके आग लगा दी थी, जिसे टाओ ने बुझा तो दिया था, लेकिन आग लगने का ब्लेम भी मुझे दे दिया था और फिर मुझे काफी ज्यादा परेशान करा गया था फायर सिलेंडर के थ्रू। फिर बाद में मुझे बिना कपड़ों के पूरे स्कूल में भगाया गया था, जिस वजह से मेरी सुसाइड करने वाली कंडीशन हो गई थी। इसलिए प्रेजेंट में कहता है कि इस बार मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा, फायर इंसिडेंट को होने से रोक लूंगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि जिंगहाओ को याद है कि पास्ट में क्या हुआ था, यानी इन तीनों की वजह से आग लग गई थी, जिसे टाओ ने बुझा तो दिया था, लेकिन फिर बाद में जिंगहाओ को ही काफी ज्यादा परेशान करा था, जिस वजह से जिंगहाओ नहीं चाहता है कि वो सब वापस से रिपीट हो, इसलिए वो इन तीनों को गलत एक्सपेरिमेंट करने से रोक देता है। लेकिन तभी पता चला कि फायर तब भी लग चुकी है, वो भी फैन और मोमो की वजह से। आग को देखकर हानफी का बुरा हाल होने लगा क्योंकि उसे पास्ट याद आने लगता है कि कैसे नाना के साथ हुआ था, इसलिए वो तभी यहाँ से भागती हुई चली गई। टाओ आग बुझा तो देता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी हमेशा की आदत है जिंगहाओ को परेशान करने की, इसलिए वो जिंगहाओ पर स्प्रे करने ही वाला था, लेकिन तभी जिंगहाओ तो बच जाता है स्प्रे से खुद को नीचे करके, लेकिन बेचारा फैन खुद को बचा नहीं पाया। अब हम देखते हैं कि जिंगहाओ हानफी के साथ जा रहा है और याद करता है कि जब उस दिन वो सुसाइड करने गया था तो वहाँ हानफी पहले से इसलिए थी क्योंकि वो भी वहाँ पर सुसाइड करने आई थी, लेकिन उस टाइम जिंगहाओ इस बात को समझ ही नहीं पाया था और फिर फाइनली उस जगह पर आ जाता है जहाँ हानफी है और वो सच में सुसाइड करने वाली थी। लेकिन जिंगहाओ उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो और फिर खुद भी ऊपर चढ़ गया और समझाने लगा कि तुम्हारी सच में कोई गलती नहीं थी जब तुम्हारी फ्रेंड बर्न हुई थी। हानफी कुछ भी सुन नहीं रही होती है, वो बस इस रिग्रेट में है कि नाना के साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं ही नाना को बारबेक्यू के लिए उस जगह लेकर गई थी। जिंगहाओ काफी सारी बातें समझाता है कि कम से कम अपने फादर के बारे में तो सोचो कि उन्हें तुम्हारी डेथ का सुनकर कैसा लगेगा, या अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचो कि क्या वो सभी ऐसा चाहते, या फिर मेरे बारे में ही सोच लो जिसे इस टाइम तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र है। तो तब जाकर हानफी धीरे धीरे शांत हुई और फाइनली नीचे उतर गई। दूसरी तरफ हम फैन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में अपने कपड़े क्लीन करने आया था, लेकिन जब जैसे ही टर्न हुआ तो पता चला कि वहाँ टाओ अपने दोस्तों के साथ आ चुका है, जिसे देखकर बेचारे फैन की हालत खराब होने लगी और फिर ये सभी फैन को परेशान करने लगे। अब दिखाया गया है कि फैन को बिना कपड़ों के भगाया जा रहा है, मतलब पहले जो सब जिंगहाओ के साथ हुआ था वो सब अब फैन के साथ हो रहा है। नीचे जीसू आई थी जिसके ऊपर फैन के कपड़े आकर गिरे तो वो समझ नहीं पाई कि आखिर ये किसने फेंके, लेकिन नाम देखकर समझ जाती है कि ये तो जिंगहाओ के दोस्त के कपड़े हैं।
तो वहीं जिंगहाओ जब हानफी के साथ नीचे आ रहा था और दोनों शाय फील कर रहे थे हाथ टकराने की वजह से कि तभी इन्हें फैन के चिल्लाने की आवाजें आई और फिर जब ये दोनों जल्दी से क्लास के पास आए तो देखते हैं कि कैसे टाओ फैन को परेशान कर रहा है। मोमो भी फैन को ऐसी हालत में देखकर हैरान थी, यानी फैन के लिए बुरा फील कर रही होती है। तो वहीं फैन बिना किसी की सुने रोते हुए यहाँ से भाग गया, जिसके पीछे जिंगहाओ और हानफी ये दोनों जाते हैं। और फिर तभी डीन भी यहाँ आ गए, जो कि जब पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है तो तब कोई भी टाओ की हरकत के बारे में नहीं बताता। दूसरी तरफ जीसो जब ऊपर आ रही थी तो उसे फैन की जोर जोर से रोने की आवाजें आई और वो ये भी बोल रहा था कि कोई प्लीज मुझे बचा लो। जीसो ने फैन को रोका और पूरी बात पूछने लगी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता बल्कि खुद को छुपाते हुए यहाँ से भाग गया। अब हम जिंगहाओ को देखते हैं, जो कि अपनी बहन के पास आया तो पूछने लगा कि भला आप यहाँ क्या कर रही हो। तो तब वो बोली कि जब से मैंने तुम्हारा सुसाइड नोट रीड करा है तब से मैं तुम्हारे लिए परेशान रहने लगी हूँ। हानफी हैरान हुई कि क्या जिंगहाओ सुसाइड करने वाला था। तो तब जिंगहाओ इन दोनों से कहता है कि आप दोनों पहले शांत हो जाओ, हमें इस टाइम फैन को ढूंढना चाहिए। और फिर जब जैसे नीचे आया तो यहाँ उसे फैन की फिंगर नजर आई कि पक्का फैन यहीं पर होगा और फैन वाकई में उस लॉकर में छुपा हुआ था। वो खुद को जीसू और हानफी के सामने छुपाने लगता है। तो तब जीसू बोली कि अब कोई फायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी सब क्लियर देख चुकी हूँ। फैंग बुरी तरह रोने लगा कि मेरे दोस्त जिंगहाओ में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, अब मुझे मर जाना चाहिए। तो तब जीसू उसे डांटती है कि तुम क्या पागल हो जो मरने का कह रहे हो, बल्कि तुम्हें उन स्टूडेंट्स को सबक सिखाना चाहिए जिन्होंने तुम्हें बुली करा था। चलो मेरे साथ, मैं उन्हें सबक सिखा के आती हूँ। जिंगहाओ हैरान होता है क्योंकि यही सब लाइंस हानफी ने भी जिंगहाओ से कही थी जब वो सुसाइड करने जा रहा था, इसलिए समझ गया कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जो होने हैं तो वो होकर ही रहेंगे, इसलिए तभी यहाँ से चला गया और किसी के रोकने पर नहीं रुका। जीसू फैन से कपड़े पहनने के लिए बोलती है तो वो फिर से उस छोटी सी जगह के अंदर चला गया। तो वहीं जिंगहाओ टाओ के पास आ रहा है, जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था क्योंकि इस बार वो टाओ को सबक सिखाएगा। यहाँ एक लड़की की आइसक्रीम गिर गई जैसे पहले गिरी थी हानफी से टकराने की वजह से। जिंगहाओ टाओ को देखते हुए कहता है कि आज मैं अच्छे से अपना बदला लूंगा क्योंकि अब मैं पहले वाला डरपोक जिंगहाओ नहीं रहा हूँ। इसलिए तभी टाओ के पास आकर बैठ जाता है। टाओ को लगा कि ये मुझसे माफी मांगना आया है, इसलिए वो जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन जब जैसे जिंगहाओ सभी के सामने टाओ की पैंट उतार देता है तो ये देखकर सभी बुरी तरह शॉक रह गए और जोर जोर से हंसने लगे। फैन और जीसो ये दोनों भी हैरान थे, साथ ही सभी स्टूडेंट्स भी टाओ पर हंस रहे थे। जिंगहाओ हानफी को लेकर यहाँ से भागने लगता है और जीसू और फैन ये दोनों भी यहाँ से भाग गए। फिर दिखाया गया कि कैसे हानफी खुश हो रही है जिंगहाओ के साथ यहाँ से भागते हुए, यानी उसे अब काफी लाइट फील हो रहा था। सीन कट होता है और अब हम रात में देखते हैं कि जिंगहाओ हानफी के लिए एक हेयर पिन पैक कर रहा है और जब मॉर्निंग में हानफी को पिन देने लगा लेकिन वो उस गिफ्ट को लेने से मना कर देती है। तो तब जिंगहाओ बोला कि इसने पहले भी गिफ्ट नहीं लिया था, इसलिए मैं इसे ये गिफ्ट किसी और दिन दे दूंगा। स्कूल में हम देखते हैं कि डीन इन सभी को डांट रहे हैं और स्कूल साफ करने की पनिशमेंट देते हैं क्योंकि कल इन सभी ने स्कूल में शोर मचा रखा था। डीन फैन से बोले कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देता, पर अब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आकर इन लोगों की शिकायत नहीं करी थी, बल्कि जिंगहाओ और हानफी के साथ मिलकर टाओ की पैंट उतरवाई थी। टाओ रोकर दिखाने लगा कि जैसे उसके साथ बहुत ही बुरा किया गया हो। तो तब डीन टाओ को और ज्यादा डांटते हैं कि शुरुआत तुमने ही करी थी। वेल सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि टीचर हानफी से बात कर रहे हैं कि कल वो स्कूल की छत पर क्या कर रही थी। एक्चुअली उन्होंने भी दूसरी विंडो से हानफी को सुसाइड करते हुए देख लिया था, लेकिन अब इससे पहले कि वो उसे रोकने आते कि तभी उन्होंने देखा था कि जिंगहाओ ने हानफी को नीचे उतरवा लिया था। हानफी टीचर के सामने रोने लग जाती है तो तब वो बोले कि तुम मुझे अपने दोस्त की तरह समझो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली सिचुएशन क्या है, मतलब तुम्हारी मॉम नहीं है, डैड हमेशा काम में बिजी रहते हैं, पर कोई नहीं, मैं हमेशा यही हूँ एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी दिल की बात सुनने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब टाओ जबरदस्ती फैन से जिंगहाओ के ऊपर बैलून्स फेंकवा रहा है, जो निशाना उससे लग भी नहीं रहा था, इसलिए टाओ खुद से बैलून फेंकने लगा कि तभी एक दूसरे टीचर यहाँ आ जाते हैं जिनके ऊपर वो बैलून लग जाता है। टाओ ये सब देखकर डर गया और जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। तो तब टीचर चिल्लाए और वो भी टाओ को पकड़ने के लिए यहाँ से भागे। नेक्स्ट सीन में हम फैन को देखते हैं जो कि मोमो से बोल रहा है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि अकेले बुली होना कैसा होता है, मतलब जिंगहाओ भी हमेशा ऐसे अकेले बुली होता था और मैं कभी उसकी मदद नहीं करता था, मुझे खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो तब मोमो बोली कोई नहीं, अभी भी टाइम है, तुम जिंगहाओ से माफ़ी मांग लो।
फिर तभी फैन जिंगहाओ के पास आया और उसे सॉरी करने लगा, जिसे जिंगहाओ माफ भी कर देता है और बोला कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। तो ये सुनकर फैन काफी ज्यादा खुश हो गया। जिंगहाओ इन दोनों से हानफी के बारे में पूछने लगा। ये दोनों बताते हैं कि हमने उसे काफी देर से देखा नहीं। तो तब जिंगहाओ परेशान हो गया और कहने लगा कि मैं भूल कैसे सकता हूँ कि वो आज का ही दिन था जब हानफी लास्ट टाइम स्कूल आई थी, इसलिए मुझे कैसे भी करके हानफी को स्कूल से जाने से रोकना होगा, बल्कि पूरे टाइम आज हानफी के साथ ही रहना होगा। तो वहीं हानफी जो कि स्कूल बंक करने की कोशिश कर रही है कि तभी उसे जिंगहाओ आकर रोक लेता है और कहीं जाने नहीं देता, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि आज ज़ेन्यू का मिनी कॉन्सर्ट है जो उसने सिर्फ अपने बिगेस्ट फैंस के लिए रखा है। जिंगहाओ बोला कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर ये दोनों स्कूल बंक करके ज़ेन्यू के कॉन्सर्ट में आ जाते हैं, जहां पहले तो सब ठीक चल रहा था। यानी ज़ेन्यू अपनी फैंस के सामने अच्छे से सिंगिंग कर रहा होता है, लेकिन जब वो हानफी को देखता है तो उसके होश उड़ गए, मतलब वो बुरी तरह शॉक रह गया। उससे अब सिंगिंग भी नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपनी फैंस से माफ़ी मांगता है और कॉन्सर्ट को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। हानफी भी ज़ेन्यू के पीछे पीछे गई उससे बात करने और जिंगहाओ भी यहाँ आता है, लेकिन वो रूम के अंदर नहीं गया, मतलब बाहर से ही सब बातें सुनने लगा ताकि हानफी अंदर एम्बैरेसिंग फील नहीं कर सके। अंदर ज़ेन्यू की मैनेजर भी होती है जो कि ज़ेन्यू की रिलेटिव भी है। वो हानफी से बाहर जाने का बोल रही थी, तो तब हानफी ने बताया कि मैं कोई फैन नहीं हूँ बल्कि ज़ेन्यू की दोस्त हूँ, जबकि ज़ेन्यू हानफी को इग्नोर कर रहा होता है। हानफी गुस्सा करने लगती है कि तुम इतने बदल कैसे सकते हो, मतलब क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नाना की बिल्कुल फिक्र नहीं, तुम्हें पता भी है कि वो इस टाइम कैसी हालत में है। ज़ेन्यू बोला कि मुझे कुछ नहीं जानना है, मेरे लिए सिर्फ मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं और सब मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहता और ना ही अब किसी से दोस्ती रखना चाहता हूँ। हानफी कहती है कि क्या सच में अब सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, तुम पुराने दिन भूल कैसे सकते हो। ज़ेन्यू को कुछ याद आने लगा जिस वजह से वो गुस्से से अपनी फिंगर कट कर लेता है। मैनेजर ज़ेन्यू के लिए परेशान होने लगी और जिस तरह से वो ज़ेन्यू की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही थी। तो तब हानफी कहती है कि अच्छा अब समझ आया कि तुम्हें कोई और मिल चुकी है। ज़ेन्यू हानफी पर चिल्लाया कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो वहीं मैनेजर गार्ड्स को इन्फॉर्म करने लगी कि यहाँ आ जाओ, एक लड़की को बाहर करना है। तो तब हानफी गुस्से से ज़ेन्यू के गिटार को उठाकर तोड़ देती है। ज़ेन्यू हानफी पर चिल्लाने लगा, तो तब जिंगहाओ भी अंदर आ गया और ज़ेन्यू को एक जोरदार पंच मारता है। ज़ेन्यू हैरान होता है कि भला ये लड़का कौन है और हानफी के साथ क्यों है, और फिर तभी जिंगहाओ हानफी को अपने साथ यहाँ से ले गया। मैनेजर बोले कि हम इन दोनों की रिपोर्ट करेंगे, बट ज़ेन्यू मना कर देता है कि नहीं, इन्हें जाने दो। मैनेजर बोली भी कि पर ये गिटार काफ़ी महंगा था और उस लड़के ने तुम्हें पंच भी मारा है, बट ज़ेन्यू तब भी कुछ नहीं बोलता बल्कि इन दोनों को यहाँ से जाने देता है। हानफी को बाहर आते ही चक्कर आने लगते हैं इतना सब प्रेशर लेने की वजह से। वो जिंगहाओ से बोली कि मुझे अकेले रहने दो, तुम चले जाओ, और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। लेकिन रात हो जाती है और जिंगहाओ अभी तक हानफी के साथ था, यानी वो उसे अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि उसे पता है कि हानफी इस टाइम सच में काफ़ी ज़्यादा उदास है। हानफी का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जिंगहाओ तभी हानफी को बचा लेता है और फिर डांटने लगा कि तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। दोनों घर के बाहर आ गए जहां हानफी अपने घर में चली गई। जिंगहाओ अब वेट कर रहा है कि हानफी कब डायरी लिखेगी, कि तभी उसे डायरी पर हानफी के आंसू नजर आए, मतलब कि हानफी बुरी तरह रो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसलिए जिंगहाओ भागता हुआ बाहर जाने लगता है क्योंकि वो हानफी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन हानफी के घर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि ऑफकोर्स ऐसे रात में उसके घर जाना ठीक नहीं होता। हानफी के फादर हानफी के रूम में आए और हानफी को देखकर चले गए कि ये घर में ही है। तो तब हानफी बोली कि मेरे रोने से कभी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अगर मैं कभी मर भी गई तो तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या तभी हम देखते हैं कि जिंगहाओ हानफी को विंडो पर स्माइल बनाकर दिखाता है ताकि वो रोना छोड़ दे। साथ ही हानफी को नीचे भी बुला रहा था। तो तब हानफी मान गई और छुपकर घर से बाहर आ जाती है। ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जिंगहाओ ने हानफी को हिम्मत दी कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा, इसलिए प्लीज़ तुम रोया मत करो, तुम स्माइल करते हुए सबसे प्यारी लगती हो। तो तब हानफी हंसने लगती है, यानी अब उसे भी जिंगहाओ के साथ एकदम लाइट फील हो रहा था और वो अच्छा फील कर रही थी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि कैसे फैन जब अपने दोस्तों के बीच सिंगिंग करके दिखा रहा होता है इन सभी को हंसाने के लिए, कि तभी टाओ आया और उसने फैन को धक्का मारा।
जिंगहाओ की टाओ से लड़ाई होने लगी कि टाओ हमेशा उन्हीं से आकर क्यों उलझता है। तो तब टाओ बोला, इसलिए क्योंकि मुझे तुम लोगों की शक्ल पसंद नहीं, मतलब तुम सभी हंसते हुए मेरी आंखों में चुभते हो। और जब जैसे जिंगहाओ को पंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी टीचर यहाँ आ गए जो कि टाओ को डांटने लगते हैं। अब क्लास सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हें आपस में मीटिंग करनी है, लेकिन टाओ यहाँ भी किसी की बात नहीं सुन रहा होता है बल्कि सबसे लड़ रहा था। हानफी को गुस्सा आ गया और वो मोमो की साइड से बोलने लगी। तो तब टाओ कहता है कि चलो हम आर्म रेसलिंग करते हैं, फिर अगर तुम मुझसे जीत गई तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। हानफी मान जाती है, बट ऑफ कोर्स वो टाओ से जीत नहीं सकती थी, इसलिए जिंगहाओ हानफी की हेल्प कराता है। दूसरी साइड से टाओ के दोस्त उसकी हेल्प कराने लगे, तो वहीं फैन और मोमो जिंगहाओ की हेल्प कराने लगते हैं। पूरी क्लास में शोर स्टार्ट हो चुका था, सभी को ये देखने में मजा आ रहा था, जबकि टाओ की हालत खराब होने लगी थी कि तभी टीचर आए जो कि इन सभी से रुकने का बोलते हैं। मगर तभी डीन भी यहाँ आ जाते हैं, जो कि जब जैसी जोर से इन सभी पर चिल्लाए तो ये सभी अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठ गए। डीन पहले क्लास को डांटते हैं, फिर इनके क्लास टीचर को डांटने लगे कि तुमने ही बच्चों को बिगाड़ रखा है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर करा दूंगा। तो तब सभी स्टूडेंट्स को बुरा लगने लगा कि कैसे उनकी वजह से क्लास टीचर को डांट पड़ गई। नेक्स्ट सीन में हानफी जिंगहाओ से यही सब डिस्कस कर रही होती है कि मुझे हमारे क्लास टीचर के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। तो तब जिंगहाओ बोला, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि क्लास टीचर प्रॉब्लम में फंसे। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम नाना को कोमा से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। जिंगहाओ को काफ़ी सर्चिंग के बाद कुछ ऐसी बातें पता भी चल जाती हैं जिसकी हेल्प से ये लोग नाना को कोमा से बाहर ला सकते हैं, यानी नाना को अच्छी अच्छी बातें बताकर या उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाकर या कोई ऐसी बात सुनाकर जो वो काफ़ी टाइम से सुनना चाह रही थी। तो तब हानफी हैरान होने लगी कि क्या सच में ये सब करने से नाना कोमा से बाहर आ सकती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब ये चारों कैफेटेरिया में थे तो यहाँ मोमो हानफी से साथ में शॉपिंग चलने का पूछती है, क्योंकि फैन का बर्थडे आने वाला है जिसके लिए वो प्रेजेंट बाय करना चाहती है। साथ ही वो फैन को पसंद भी करती है, लेकिन ये बात फैन नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों शॉपिंग करके वापस आ रही हैं, जहाँ दोनों ने मिलकर फैन के लिए शूज बाय करे हैं। साथ ही मोमो हानफी को भी बता चुकी है कि वो फैन को पसंद करती है। नेक्स्ट डे ये सभी एक दूसरे से मिले, फैन को बर्थडे विश करते हैं और फिर पार्टी करने जाने लगे। लेकिन जब ये सब एक रेस्टोरेंट के पास आए तो यहाँ उसे देखकर अचानक जिंगहाओ को कुछ होने लगा, यानी वो बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। दूसरी तरफ हानफी की भी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए जिंगहाओ फैन और मोमो से अंदर जाने के लिए बोलता है और फिर हानफी से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो तब हानफी बताती है कि यही वो जगह है जहाँ नाना बर्न हुई थी। जिंगहाओ कहता है तो कोई नहीं, हम दूसरी जगह चलते हैं, लेकिन हानफी मना कर देती है कि नहीं, फैन और मोमो काफी खुशी से यहाँ आए हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी अंदर है, साथ ही अब ये हॉटपॉट रेस्टोरेंट बन चुका है, जबकि पहले ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट हुआ करता था। यहाँ का ऑनर भी चेंज हो चुका था, जो बात हानफी जब जिंगहाओ को बताती है तो तब वो बोला कि देखा, टाइम के साथ सब बदलने लगता है, तुम एकदम रिलैक्स फील करो। बाय द वे ये चारों पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं। मोमो फैन को गिफ्ट देती है ये बताकर कि ये मेरी और हानफी की साइड से है। फैन को गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया, तो तब मोमो खुश होने लगी। फैन अब जिंगहाओ से गिफ्ट मांगता है, जो कि फैन को एक इंग्लिश स्पोकन बुक गिफ्ट करता है, ये कहकर कि अच्छा रहेगा कि तुम स्कूल खत्म होते ही अब्रॉड जाकर आर्ट सीखो, अगर यहीं रहे तो तुम्हें डेंजरस लाइफ पार्टनर मिलेगी। फैन बोला, मतलब, और किसने कहा कि मैं आर्ट सीखूंगा। कि तभी हानफी और मोमो दोनों वापस आ जाती हैं। ये चारों खाना खा ही रहे थे कि तभी एंट्री होती है टाओ की, जो कि अपने दोस्तों के साथ आया है और फिर हमेशा की तरह इन्हें परेशान करने लगा। फैन की हालत खराब होने लगी थी टाओ को देखकर, तो वहीं टाओ इनसे कह रहा है कि मुझे ये जगह खाली करके दो, क्योंकि यहाँ एसी की अच्छी हवा आ रही है, इसलिए मैं यहीं पर बैठूंगा। तो तब जिंगहाओ ऐसा करने से साफ मना कर देता है। फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि जिंगहाओ और टाओ के बीच चिली सॉस कंपटीशन होगा। दोनों ने चिली खानी शुरू करी, जहां जिंगहाओ तो साथ में बंस भी खा रहा होता है, लेकिन टाओ ऐसा नहीं करता, इसलिए धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी, जो देखकर बाकी सब हंस रहे होते हैं। और फिर तभी टाओ भी हंसने लगता है और फिर अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद ये सभी वापस से अपनी पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। बाय द वे, अब रात में जिंगहाओ जब सोया तो यहाँ उसे एक बार फिर अजीब ड्रीम आया।
कि जैसे वो पहले भी उस रेस्टोरेंट में जा चुका है टाओ और उसके दोस्तों के साथ, जिन्होंने उसे हानफी और नाना के पास भेजा था। पता नहीं तब यहाँ इनके बीच क्या बात हुई थी। फिर तभी दिखाया गया था कि हानफी की एक ट्रक से टक्कर हो गई थी। सीन कट होता है और अब हम मॉर्निंग में देखते हैं कि जिंगहाओ काफी ज्यादा परेशान है और हानफी को बता रहा है कि पता नहीं क्यों आजकल मुझे अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। तो वहीं हम टाओ को देखते हैं जिसके फेस पर पिंपल आ चुका था ज्यादा चिली सॉस खाने की वजह से। इसलिए जिंगहाओ से बोलता है कि तूने अब मुझे हद से ज्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए अब तू बचेगा नहीं। वेल सीन कट होता है और अब हमें रात में हानफी को घर की सफाई करते हुए दिखाया जाता है। जिंगहाओ उसे मैसेज करके बताने लगा कि मेरी मॉम ने डिलीशियस डिश बनाई है जो कि मैं तुम्हें देने आ रहा हूँ। हानफी मान गई कि तभी डोरबेल बजी। हानफी हैरान कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, लेकिन जब जैसी वो डोर ओपन करती है तो पता चला कि ये तो क्लास टीचर याओ हैं, जो कि बता रहे हैं कि मेरी आज तुम्हारे डैड के साथ अपॉइंटमेंट है। हानफी उनसे अंदर आने का बोलती है और फिर बताने लगी कि वैसे डैड रोज लेट ही आते हैं। कि तभी फिर से डोरबेल बजती है। हानफी ने जब देखा तो इस बारी जिंगहाओ आया था, वो भी डिश के साथ। तो उसको देखकर टीचर याओ शॉक रह गए कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिंगहाओ के भी होश उड़ चुके थे उन्हें देखकर। और फिर अब हमें इन तीनों को साथ में दिखाया जाता है, जहां जिंगहाओ टीचर को सब बता चुका है कि मैं भी यहीं पास में सामने वाले घर में रहता हूँ। काफी देर हो चुकी थी और हानफी के फादर आए नहीं थे, इसलिए टीचर जाने लगते हैं ये कहकर कि मैं फिर कभी आ जाऊंगा। लेकिन जिंगहाओ अभी भी बैठा हुआ था, इसलिए टीचर उससे भी यहाँ से चलने का कहने लगे कि क्या तुम्हें देर नहीं हो रही है, अभी उठो और चलो मेरे साथ। और फिर जाते जाते हानफी को समझाने लगते हैं कि अकेले घर में हमेशा अलर्ट होकर रहना चाहिए। बाय द वे ये दोनों यहाँ से चले गए, जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जब टीचर स्टूडेंट्स से आंसर लिखवा रहे थे तो तब हानफी एकदम करेक्ट आंसर लिखती है, जो देखकर टीचर तो इम्प्रेस हुए ही, साथ ही जिंगहाओ भी इम्प्रेस होने लगा कि अब कैसे हानफी फिर से स्टडी पर फोकस देने लगी है। लेकिन जब स्कूल के बाद ये चारों घर जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ टाओ आ जाता है अपने गलत दोस्तों के साथ जिंगहाओ को सबक सिखाने के लिए। जिंगहाओ हानफी से बोला कि टीचर को जाकर इन्फॉर्म कर दो। तो तब हानफी अंदर चली गई। फैन मोमो से भी जाने का बोलने लगा, लेकिन मोमो मना कर देती है कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगी तुम्हारे साथ। तो ये सुनकर फैन हैरानी से उसे देखने लगा। हानफी पहले क्लास में आकर ये बात सभी स्टूडेंट्स को बताती है, फिर टीचर के पास गई और उन्हें भी सब बताने लगी। तो वही टाओ जिंगहाओ से बोल रहा है कि आज मैं तेरी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। जिंगहाओ भी रेडी होता है कि हाँ चलो ठीक है, जो तुम करने आए हो वो करना शुरू करो। लेकिन तभी पूरी क्लास बाहर आ गई, जहाँ वो सभी टाओ के अगेंस्ट होते हैं कि टाओ ऐसे कैसे बाहर वालों को मारने के लिए ला सकता है। टाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जिंगहाओ पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी टीचर याओ भी यहाँ आ जाते हैं, जो कि टाओ को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो रुक ही नहीं रहा था। तो तब डीन काफी जोर से चिल्लाई, क्योंकि अब वो भी बाहर आ चुके थे और इन सभी पर गुस्सा कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीचर याओ की डांट पड़ रही है कि अब बस यही सब देखना बाकी रह गया था जो आज आपकी क्लास ने करा है। आप इतने सॉफ्ट क्यों हो कि कभी कोई स्टूडेंट्स आपको सीरियस ही नहीं लेता, ना ही आपसे डरता है। इसलिए देखो आज उन्होंने कैसी हरकत कर दी, हमारे स्कूल की इमेज भी खराब हो रही है, साथ ही आपकी क्लास का स्टडी रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं, सिर्फ जिंगहाओ को छोड़कर, यानी बस उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं, इसलिए हम आपको स्कूल से निकाल रहे हैं। मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारे टीचर याओ शौक खड़े रह जाते हैं। तो वहीं हानफी और जिंगहाओ ने भी पूरी बात सुन ली थी, इसलिए हानफी अंदर जाने की जिद कर रही होती है ताकि टीचर की साइड ले सके, मगर जिंगहाओ उसे जाने नहीं दे रहा था। टीचर याओ बाहर आ गए और उन्होंने भी हानफी को रोकने की कोशिश करी और फिर तभी ये दोनों हानफी को उठाकर यहाँ से ले गए। और फिर अब टीचर आकर इन दोनों को बता रहे हैं कि शायद सब मेरी ही गलती है जो मैं अपनी क्लास को अच्छे मैनर्स नहीं दे पाया, इसलिए स्कूल मुझे निकाल रहा है, पर कोई नहीं, मैं कहीं और जॉब कर लूँगा। हानफी और जिंगहाओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है टीचर याओ की बातों को सुनकर। फिर दिखाया गया कि टीचर याओ क्लास में थे और जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो एक लड़की कॉमिक रीड कर रही थी। टीचर याओ ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा, बल्कि बस इतना कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दे लिया करो, और फिर उसकी कॉमिक को अपने साथ लेकर चले गए। जब क्लास एंड हुई तो हानफी उस लड़की से कहती है कि तुम्हें टीचर याओ से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो तब वो लड़की साफ मना कर देती है कि एक तो वो मेरी कॉमिक ले गए, ऊपर से तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं। हानफी को गुस्सा आ गया, इसलिए वो पूरी क्लास को चिल्लाकर बता देती है कि टीचर याओ को स्कूल से निकाला जा रहा है, वो भी हम सब की वजह से, क्योंकि हमारी क्लास का रिकॉर्ड स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सभी स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं इस बात को सुनकर कि क्या सच में टीचर याओ को निकाला जा रहा है, वो भी हमारी वजह से।
तो वहीं टाओ के दोनों दोस्त भी टीचर याओ के लिए काफ़ी बुरा फील करने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सभी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कर रहे थे तो तब टाओ अपने दोस्तों से फुटबॉल खेलने का बोलने लगा। दोनों दोस्त मना कर देते हैं ये बताकर कि हमारी वजह से टीचर याओ को निकाला जा रहा है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो तब टाओ बोला कि इसमें हमारी क्या गलती है, अब जब उनका ही लक खराब है तो ये सुनकर दूसरा दोस्त गुस्से से टाओ पर चिल्लाता है। सभी स्टूडेंट्स हैरानी से इन्हें देखने लगते हैं क्योंकि आज से पहले कभी इन तीनों के बीच लड़ाई नहीं हुई थी। टाओ अपने दोस्त को मारने ही वाला था तो तब दोस्त बोलता है कि हाँ लाओ मारो मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच लड़ाई हो और ये दोस्ती टूट जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी मॉम ने भी मना करा है तुम्हारे साथ रहने से। और फिर तभी वो दोनों यहाँ से चले गए। तो तब टाओ को काफ़ी बुरा फील होने लगा कि क्या सच में मैं बहुत ही बुरा हूँ और मैंने टीचर याओ के साथ काफ़ी बुरा कर दिया है। इसलिए जब डीन इनकी क्लास में आए तो पहले तो हानफी डीन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो प्लीज़ टीचर याओ को स्कूल से नहीं निकालें। कि तभी टाओ उठा और डीन से माफ़ी मांगने लगा कि सब मेरी गलती थी, इसलिए आप प्लीज़ टीचर याओ को सज़ा मत दो। जो देखकर पूरी क्लास हैरान होने लगी क्योंकि टाओ पहले कभी ऐसा नहीं था जो अपनी गलती को माने। टाओ बाद में टीचर के पास भी आता है और उनसे भी माफ़ी मांगता है कि अब से मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। फिर बाद में ये पूरी क्लास मिलकर आई लव याओ बनाती है, जो देखकर टीचर शॉक रह गए क्योंकि वो सभी अपनी गलती के लिए टीचर से माफ़ी मांग रहे थे और एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो हमेशा अपनी टीचर की बात को सुनेंगे। डीन और एक दूसरे सीनियर टीचर भी ये सब देख रहे होते हैं कि क्लास अब कितना सुधर चुकी है, इसलिए टीचर याओ को स्कूल से नहीं निकाला गया। साथ ही डीन उन सभी की एक फ़ोटो भी क्लिक करके अपने पास रख लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये सभी स्टूडेंट्स कैंपिंग करने आए थे तो यहाँ टाओ अपने दोस्त की हेल्प करा रहा होता है टेंट को लगवाने में और फिर बाद में वो सभी के साथ बारबेक्यू करने लगा। यानी अब टाओ और उसके दोस्त के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, यानी कि अब ये वापस से दोस्त बन चुके हैं। लेकिन रात में हमें दिखाया जाता है कि जब जिंगहाओ सो रहा था कि तभी उसको बाहर से कोई अजीब आवाज़ आई और फिर उसे अचानक हानफी की बेस्ट फ्रेंड यानी नाना दिखने लगती है, जो कि जिंगहाओ को बाहर बुला रही है। जिंगहाओ ये सब देखकर हैरान था और वो अभी जानता नहीं है कि ये वही कोमा वाली लड़की है जो कि हानफी की बेस्ट फ्रेंड है। वो बाहर आ जाता है और उस लड़की को सब जगह ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं भी मिल नहीं रही थी कि तभी फैन भी उठ गया और सभी को बताने लगता है कि जिंगहाओ गायब है। हानफी परेशान होने लगती है, इसलिए वो भी तभी जिंगहाओ को ढूंढने चली जाती है। फाइनली उसे जिंगहाओ मिल गया, लेकिन जब ये दोनों वापस जाने लगे तो तब ये रास्ता भूल गए और बार बार घूमकर एक ही जगह पर आ रहे होते हैं। हानफी कहती है कि ये सीन तो सेम उस ट्रायंगल मूवी की तरह लग रहा है जो मुझे नाना ने सुनाई थी, जिसके अंदर लड़का बार बार एक ही जगह पर वापस आ जाता था। जिंगहाओ शॉक हुआ और तभी रुककर बताने लगा कि ये मूवी तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है, फिर भी तुमको इसकी स्टोरी के बारे में कैसे पता है? मतलब इस मूवी को रिलीज होने में तो अभी पूरे 2-3 साल हैं। हानफी हैरान होने लगी कि मुझे तो इसकी स्टोरी मेरी बेस्ट फ्रेंड नाना ने काफ़ी टाइम पहले ही सुना दी थी, लेकिन जब ये मूवी रिलीज़ ही नहीं हुई है तो तुमको भी इसकी स्टोरी के बारे में कैसे पता है? दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख ही रहे थे कि तभी फैन मोमो के साथ यहाँ आ गया, जिसने खुद को रस्सी से बांध रखा है और फिर बताने लगता है कि मैंने खुद को रस्सी से इसलिए बांध रखा है ताकि हम वापस सही रास्ते पर जा सकें। हानफी और जिंगहाओ दोनों फैन की तारीफ करने लगे कि तुम तो काफ़ी समझदार हो चुके हो और फिर तभी ये सब भी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हानफी की बेस्ट फ्रेंड नाना को फ्यूचर की ट्रायंगल मूवी के बारे में कैसे पता है, क्या वो भी टाइम ट्रैवल कर चुकी है? और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.